जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है जनाब कि ट्यूबवेल ड्रिलिंग एंड वालेकुम इंस्टॉलेशन। सलाम। जी, आप में से सब लोग इंजीनियर्स हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है, सब इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स सबका ही हो गया, ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा जरा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज जो बुक्स में पढ़ के आए हैं, अगर वो अब कहा जाए कि पूरा 1 डेढ़ घंटे में समझ दिया जाए, वो मुमकिन नहीं है। क्रक्स थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा जरा नॉलेज रिजुविनेट हो जाए और आपका इसमें नो हाउ बेहतर हो जाए उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि पानी है क्या चीज? इसमें मैंने लिखा है कि वाटर इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग। तमाम जिंदगी की जानदार चीजों के लिए पानी सबसे अहम चीज है। कुरान में इरशाद है वजअलना मिनल माअ कुल्ला शैइन हय्य। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज को, हर जानदार चीज, इसमें जानवर भी आ जाते हैं, चरिंद परिंद और नबातात भी आ जाती हैं, सबको पानी से पैदा किया, उनकी पानी उनकी बुनियादी जरूरत है। However, we, the human being, need safe drinking water as we do not have the necessary resistance like animals and plants to consume unsafe drinking water. अब होता ये है कि जानवर भी, आपने देखा होगा, छप्पड़ से, जौहर से गंदा पानी बारिश का खड़ा होता है वो पी लेता है। पौधे, नबातात जितने भी हैं वो भी ये बारिश का पानी, गटर का पानी, सीवर का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। उनमें खुदा ताला ने ये सलाहियत, रेजिस्टेंस रखी है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंसान के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना जरूरी है। हम ये पानी कंज्यूम नहीं कर सकते जो कंटेमिनेटेड हो या उसके केमिकली उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो। इंसानों के लिए खुदा ताला ने ये सलाहियत नहीं रखी, जानवर पौधों में रखी है। More than 70% of the disease in the developing countries are due to the use of unsafe drinking water. हमारे यहाँ जो 70% बीमारियां हैं वो इस अनसेफ पानी पीने की वजह से होती हैं। ठीक है, अब हम जरा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं कि हमारी जमीन के पास पानी अल्लाह ताला ने कितना रखा है। More than 70% of the earth's surface is covered with water in the form of oceans and sea. ठीक है, जहां समझ ना रहो आप में से जो साहब उसमें पॉइंट रेज करना चाहें वो नोट करते जाइए, बाद में हम इसका क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो 70% पानी है, इसमें से 97% पानी पूरी जमीन के ऊपर जो मौजूद है वो सेलाइन है, यानी कि समंदरों में और हमारे ओशियंस में जितना पानी मौजूद है वो 97% टोटल पानी का बनता है मजमुआ, और वो सारा का सारा सेलाइन है, दैट्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो बाकी 3% बनता है उसको भी कुछ देखा जा सकता है कि वो क्या चीज है। 3% स्वीट वाटर है हमारे पास मौजूद है, उस 3% का 75% हमारे पास जमीन पर जो पानी है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में मौजूद है, यानी कि वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्लेशियर्स का। बाकी जो 3% का 25% बनता है वो हमारे पास समंदर, दरिया में, नदी नालों में और जमीन के अंदर ऊपर वाले क्रस्ट में मौजूद है। हम सिर्फ यही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्वीट वाटर, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, दूसरे पर्पज के लिए। ठीक है, अब अंडरग्राउंड वाटर पर आते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, अब हमने देख लिया कि हमारे पास 3% पानी टोटल जमीन के ऊपर स्वीट है, और 3% के अंदर भी हमारे पास उसका 75% हम ग्लेशियर का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी 3% का 25%, बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है, 3% का भी 25% के टोटल जमीन के ऊपर जो पानी है 0.75% वो हमारे पास स्वीट वाटर है, जो हमारे पास नदी नाले दरियाओं में और जमीन के अंदर मौजूद है। अब जमीन के अंदर पानी कहाँ मौजूद है, अब हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने ट्यूबवेल लगाने हैं। बाकी चीजों को हम अभी एक साइड पे रख देते हैं, बता जरूर दिया, लेकिन अब हम ट्यूबवेल की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूं, हमारा जो ट्यूबवेल है ना दो तरीके से इस्तेमाल, ड्रिंकिंग के लिए भी जी ठीक है। और एग्रीकल्चर जी के समझ में। सर, जो ड्रिंकिंग के लिए भी तो 100% जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो इसमें तो डेफिनेट आ रहा है, और एग्रीकल्चर के लिए स्लाइन वाटर इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो भी यही पानी इस्तेमाल हो सकता है। जी, अब अंडरग्राउंड वाटर के लिए क्या चीज है? अंडरग्राउंड वाटर सोर्स इंक्लूड्स डीप ट्यूबवेल और शैलो ट्यूबवेल्स। ये स्प्रिंग्स आते हैं, ये इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आती हैं। कुछ इलाकों में हमारे पास कुदरत ने अर्थ क्रस्ट के नीचे पानी बिल्कुल करीब करीब रखा जहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें डीप ट्यूबवेल कहलाते हैं और शैलो ट्यूबवेल कहलाते हैं। अब डीप ट्यूबवेल और शैलो ट्यूबवेल थोड़ा सा आगे आकर इसका डेफिनेटली हम जिक्र करेंगे कि व्हाट इज डीप ट्यूबवेल, व्हाट इज शैलो ट्यूबवेल। स्प्रिंग्स कुछ पहाड़ी इलाकों में चश्मे खुद ब खुद फूटते हैं कुदरत की तरफ से, वो भी स्वीट वाटर होता है, वो वही पानी है जो आप ट्यूबवेल ड्रिल करके नीचे से पानी निकालें, उसकी क्वालिटी, उसकी कोई फर्क नहीं होता। इनफिल्ट्रेशन गैलरी पोठवार के इलाके में हम नदी नालों के साथ साथ लॉन्गिट्यूडल इनफिल्ट्रेशन गैलरीज लगा देते हैं, वहां से पानी हम उसको फिल्टर करके वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राउंड वाटर अक्रेस ये है कहाँ कहाँ? अब ये जमीन के ऊपर अर्थ क्रस्ट है, जमीन के पूरा अगर ग्लोब देखा जाए तो ऊपर वाला एक लेयर है जो कई 100 माइल्स थिक है,
उसके अंदर हमने खुदा ताला ने ऑयल भी रखा है और इसके अंदर हमारे लिए पानी भी रखा हुआ है। पानी सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे ऑयल आता है। अब पानी तक हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आता क्या है। जियोलॉजिस्ट अर्थ क्रस्ट को कहते हैं लिथोस्फीयर। एक इतना की स्ट्रिप होती है जमीन के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर थिक होती है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर अगर आप इतनी थिकनेस ऑफ अर्थ को देखें, उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं चीजों की। रॉक्स हैं, अर्थ है, सैंड है, शेल है, शिंगल है, ग्रेवल है, हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट है, बहुत सारे उसके अंदर पत्थर मौजूद हैं। उसको लिथोस्फीयर कहते हैं उस पूरी पूरी चीज को। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ क्या क्या चीज मौजूद है, उसको लिथोलॉजी कहते हैं। याद रखें व्हाट इज लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर की स्टडी को कहलाता है लिथोलॉजी। अब हमने जितनी है इसको लिथोलॉजी से हम रिलेट करेंगे क्या है। द आउटर पाथ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉर्मली पोरस। जमीन जो ऊपर वाली हमारा क्रस्ट है जनरली वो पोरस है कि इसका पानी परकुलेट करके चला जाता है कुछ डेप्थ तक। ठीक है, अब इन पोर्स के अंदर खुदा ताला ने पानी रखा हुआ है। अब अपर स्ट्रेटा जो इसका है, वेयर ओपनिंग्स आर नॉर्मली फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड जोन ऑफ एरिएशन। पार्शियली फिल्ड है, बहुत थोड़ा पानी इसके अंदर मौजूद है। जहां तक हमारे पौधों की जड़ें जाती हैं वहां तक नमी कुदरती तौर पर मौजूद है, वो बारिश का पानी परकुलेट करके नीचे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ एरिएशन। अब बिल्कुल इसके नीचे कहलाती है जोन ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पानी अबंडेंस में मौजूद होता है, उसको ऊपर ही जोन ऑफ एरिएशन है। बहुत कम थिकनेस की है ये। अगर जमीन के वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो बहुत नॉमिनल, लेकिन अगर हम अपने मेजरमेंट देखें फुटों के हिसाब से तो कंसिडरेबल होती है। द जोन ऑफ एरिएशन इज डिवाइडेड इनटू 3 बेल्ट्स। द बेल्ट ऑफ सॉइल वाटर, जिसको हम कहते हैं कि पानी ये नमी है जिसमें आपकी पौधों की जड़ें जाती हैं। इंटरमीडिएट बेल्ट एंड द कैपिलरी फ्रिंज। दीज बेल्ट्स वेरी इन डेप्थ, जो कुछ एरिया में कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है। हम बेसिकली जोन ऑफ सेचुरेशन की तरफ जाएंगे। वाटर इन द जोन ऑफ सेचुरेशन इज द ओनली पार्ट ऑफ ऑल सबसर्फेस वाटर व्हिच इज प्रेफरेबली properly referred to as ground water. The saturated zone may be viewed as a huge natural reservoir where the capacity is the total volume of the pores or opening in the rocks that are filled with water. अब जो जोन ऑफ सेचुरेशन है, जमीन के एक ऐसा हिस्सा है जो पोरस मटेरियल है, उसके अंदर पानी मौजूद है। पोरस मटेरियल यूं समझिए कि आप एक जो ग्रेन सैंड का पार्टिकल है, आपको तो बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक नजर आता है, अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें, अगर इतना बड़ा पार्टिकल है, इनके दरमियान जो गैप है खुदा ताला ने उसके अंदर स्टोर करके पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब वो जो जोन ऑफ सेचुरेशन उसके अंदर पानी रखा हुआ है, ये इन अबंडेंस नेचर ने हमारे इंसानों की जरूरत के मुताबिक रखा हुआ है, लेकिन इतने इनडेफिनिट नहीं है कि हम इसको बेदरेक इस्तेमाल करते हैं और ये खत्म नहीं होगा। लिमिटेड क्वांटिटी है, इसके अंदर पानी मौजूद है। अब ये जो चीज है, इसके पोर्स के अंदर पानी, ये दो पर्पस करता है, स्टोर भी करता है और सुराखों के अंदर से पानी निकलकर हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड वाटर में बी फाउंड इन वन कंटिन्यूअस बॉडी और इन सेवरल सेपरेट लेयर्स। पानी एक खास डेप्थ तक आता है, कहीं नहीं आता, फिर कहीं आ जाता है, कहीं नहीं आता। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पानी की एक जगह नहीं है। अब ये डायग्राम में देखिए कि ऊपर है सॉइल मॉइस्चर, ऊपर आपको एक दरख्त नजर आ रहा होगा, दरख्त की जड़ें तक जहां तक है, दिस इज कॉल्ड सॉइल वाटर बेल्ट। यहां तक पानी नेचर ने जब बारिश होती है तो परकुलेट करके यहां तक नीचे जाता है। ऊपर की लेयर, ऊपर की जो लेयर है, ये डेप्थ डिफर करती है, वेरी करती है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। इसके अंदर सेचुरेशन बहुत कम है। जब ये सेचुरेट हो जाती है तो वहां वाटर लॉगिंग कहलाती है। जब ये लेयर आपकी सेचुरेटेड हो जाए तो ये वाटर लॉगिंग कहलाती है। यहां आपके फिर एग्रीकल्चर नहीं मुमकिन होती। इससे नीचे कहलाती है जनाब, आपको एक बड़ी लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट नजर आ गई, जोन ऑफ एरिएशन। इसमें जो उससे नीचे है जोन ऑफ सेचुरेशन। ये है ग्राउंड वाटर, यहां से हम एक्सट्रैक्ट करके ऊपर अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं। यहां से कुछ पानी कैपिलरी राइज के जरिए ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर अगर पोरस मटेरियल मौजूद है तो वहां तक पहुंचता है, या ऊपर से बारिश होकर नीचे तक आती है तो इसमें आ जाता है। अदरवाइज हमें ग्राउंड वाटर जो मिलता है वो जोन ऑफ सेचुरेशन में ही मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। The thickness of zone of saturation varies from a few feet to many hundreds of feet. कहीं ये हमें जोन ऑफ सेचुरेशन मिल जाती है, कहीं 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट वेरी करती है, और कहीं ऐसा भी है कि 100 फुट, 200 फुट की एक इकट्ठी लेयर हमें मिल जाती है पोरस मटेरियल की, जिसके अंदर ये मौजूद होता है पानी। और ये किस पे डिपेंड करता है? लोकल जियोलॉजी। मिसाल के तौर पर लाहौर में, गुजरांवाला में इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है,
इकट्ठा हमें 100 फुट 200 फुट का हमें एक बेल्ट मिल जाता है जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। अगर मुल्तान की तरफ चले जाएं, आई एम टॉकिंग ऑफ मुल्तान सिविल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिविल डिवीजन की तरफ चले जाएं, वहां इसकी डेप्थ थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, वहां सैलिनिटी के रुझान ज्यादा हो जाता है। सरगोदा की तरफ चले जाएं तो ये और कम हो जाती है। फैसलाबाद चले जाएं तो ना होने के बराबर है, वहां सारा सैलाइन वाटर नीचे आ चुका है। अब ये लोकल जियोलॉजी हर इलाके की नेचर ने मुख्तलिफ रखी है, उस पर डिपेंड करती है कि वहां पानी स्वीट बेल्ट के लिए पोरस मटेरियल कितना मौजूद है, पानी वहां होगा कि नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्स और ओपनिंग इन द सॉइल फॉर्मेशन, रिचार्ज मैकेनिज्म, पानी नेचर ने रिचार्ज कहां से इसको करवा रहा है। बेसिकली रिचार्ज होता है, ये हमारे जितने हिली एरियाज हैं, यहाँ बारिशें होती हैं, स्नोफॉल होता है, ये पानी परकुलेट करके वहां से, हाईली पोरस इलाका है, वहां से परकुलेट करके नीचे आता है, वो सैंड की बेल्ट्स वहां से कंटिन्यूस नीचे तक आ रही हैं, पानी उनके अंदर से ट्रेवल करता है। और ये ट्रेवल की जो स्पीड है ये इतनी कम होती है कि इंसान इसको मेजर नहीं कर सकता। फीट पर डे से लेकर फीट पर ईयर तक इसकी स्पीड होती है। अब हिमालय के फुटहिल्स से लेकर जब पानी नीचे परकुलेट करके आ रहा है, और ये इतना सदियों से पानी नीचे की तरफ आ रहा है कि ये रिचार्ज हुआ जा रहा है। ये मत समझिए कि जो पिछले साल बारिश हुई आज रिचार्ज होकर हम तक पहुंच जाएगी। ये जो आज बारिश हुई है, कल पिछले साल बारिश हुई, ये हो सकता है कई नस्लों के बाद हमारे यहाँ पंजाब तक पानी पहुंचे। ये आज नहीं पानी पहुंचता, रिचार्ज सदियों से होता आ रहा है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो। एक्वाफर का आपने नाम सुना होगा। एक्वाफर है क्या चीज? रॉक्स। अब रॉक्स में आप ये मत सोचिएगा कि हम रॉक को सिर्फ पत्थर वाली चट्टान को ही रॉक्स कहते हैं। जियोलॉजिस्ट रॉक्स कोई ऐसा नेचुरल फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड रॉक, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो सॉलिड पत्थर हो, दे ऑल आर कॉल्ड रॉक। रॉक्स के आगे फॉर्मेशन है। अब हम एक्वाफर पे कहते हैं, एक्वाफर क्या चीज है? रॉक विच कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज। ऐसी रॉक जो अपने अंदर पानी स्टोर भी कर सकती है और आगे ट्रांसमिट भी कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्वाफर। और वो कौन कौन सी सॉइल्स हैं? वो सैंड, रेत हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है, सैंडस्टोन हो सकता है, फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन हो सकता है, कंकर हो सकते हैं। इनके अंदर क्योंकि पोर्स ज्यादा होते हैं, ये फ्रेश वाटर अपने अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, और अगर हम इनके साथ ग्रेविटी से निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्वाफर। हमने बाद में जितना आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो एक्वाफर से रिलेटेड होगा, बाकी दो से नहीं होगा। एक और रॉक फॉर्मेशन है, उसे कहते हैं एक्विटार्ड। एक्विटार्ड क्या चीज है? रॉक विच कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि सिल्ट, जिसको उर्दू में भल कहते हैं, क्ले, पुअरली फ्रैक्चर्ड रॉक्स, इनमें पानी बहुत कम मिकदार में स्टोर होता है और बहुत कम इनसे हम पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एक्विटार्ड। और एक्विक्लूड एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर ना पानी स्टोर हो सकता है और ना ही ये पानी इसमें से बाहर आ सकता है, जिसको हम नॉर्मली सख्त पत्थर कहते हैं। सरगोधा के पहाड़ी इलाके में जो पत्थर निकल रहा है वो एक्विक्लूड है। डेजी खान के पहाड़ी इलाकों में जो पत्थर रॉक्स हैं उनमें पानी न स्टोर हो सकता है ना उसमें से पानी निकल सकता है। दोज रॉक्स आर कॉल्ड एक्विक्लूड। हमने बेसिकली फिर जाना है एक्वेफर की तरफ। ऐसा एक्वेफर क्या, कैसी रॉक होती है जिसके अंदर पानी स्टोर भी हो सकता है और जिसके अंदर पानी हम ट्रांसमिट, उससे पानी निकाल भी सकते हैं। अब एक्वाफर का फंक्शन क्या है? ऊपर हमने डिस्कस किया कि ये पानी स्टोर करता है लाइक अ रिजर्वायर, कि कुदरत इतना बड़ा एक्वाफर बनाकर जमीन की क्रस्ट के ऊपर हमारे लिए पानी उसके अंदर स्टोर कर दिया है। और ये ट्रांसमिशन ऑफ वाटर लाइक पाइपलाइंस, इसके अंदर जो पोर्स हैं, इसके अंदर से पानी जो स्टोर होता है, हम इसे ग्रेविटी के तहत इसको विड्रॉ करके बाहर की तरफ ला सकते हैं। ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि पानी हम नीचे ही कुआं खोदते हैं, एक खास लेवल तक पानी आके रुक जाता है, जमीन के सरफेस तक लाने के लिए हमें पंप करना पड़ता है। लेकिन जो कुआं अपने पुराने देहाती इलाकों में देखेंगे, कुएं जो खोदे जाते हैं या हम ट्यूबवेल भी ड्रिल करेंगे, पानी उसके अंदर आकर रुक जाता है एक खास डेप्थ लेवल तक, वाटर टेबल जहां तक उसका नेचुरल होता है वहां तक ग्रेविटी तक फ्लो करता है। उससे ऊपर लाने के लिए हमें पंपिंग इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो हमारा एक्वाफर है कि ऐसा स्टोरेज है जो रिजर्वायर की तरह पानी स्टोर करता है और पाइपलाइन की तरह पानी ट्रांसमिट करता है। The openings or pores in a water bearing formation serve both as a storage space and as a network of conduits. ठीक है? The underground water is constantly moving from a point of recharge to the point of discharge. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ, ये पानी मुसलसल जमीन के अंदर मूव कर रहा है। पॉइंट ऑफ रिचार्ज कौन सा है? हमारे बर्फबारी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बर्फबारी इलाके में, शदीद बारिशों वाले इलाके में दरियाओं से परकुलेट करके नीचे जाता है, ये वहां से रिचार्ज होता है। और पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज अगर फिर लाहौर में या मुल्तान में या डीजी खान में हमने ट्यूबवेल लगाया, वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करके आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहां पानी डिप्लीट हुआ उन पोर्स के अंदर, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन के तहत पानी ने वहां से ट्रेवल करके नीचे आना ही आना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ उसने ट्रेवल करना ही करना है। वो पॉइंट ऑफ
रिचार्ज से पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज जहां पर ट्यूबवेल लगा, ये इसने ट्रेवल करना ही करना है। और इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसकी वेलोसिटी फीट पर डे और इवन फीट पर ईयर। और ये डिपेंड करता है कि कितना आपका पोरस है। जितना ज्यादा पोरस आपकी रॉक कहीं रास्ते में आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना आपका पोरस का साइज कम होता जाएगा, ये आपकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो बारिश आज ऊपर हो रही है, मैंने पहले डायग्राम बताई थी कि वो ऊपर वाली एक्विटार्ड में जाकर पानी आके जज्ब हो जाता है। ऊपर वाली कई फीट 100 फीट तक भी हो सकती है, 50 फीट तक भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, वहां नमी होती है, वहां से जड़ें पौधों की पानी अपना एक्सट्रैक्ट करके अपनी जिंदगी के जरिए अपना अपना कारोबारी जिंदगी अपना चला सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हमें वहां से पानी नहीं मिल सकता, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, हमें डेफिनेटली नीचे एक्वाफर तक जाना पड़ता है। अब हम एक्वाफर की दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, टू बेसिक प्रॉपर्टीज विच आर पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक यील्ड। इंजीनियरिंग में हमने बहुत पढ़ा पोरोसिटी की क्या चीज है। अब पोरोसिटी को हम जरा डिफाइन करते हैं। Porosity of a water-bearing formation is that part of its total volume which can consist of openings or pores, portion of total volume not occupied by solid. आप एक रेत एक ट्रॉली ले लें, कोई एक डब्बे में रेत डालें 1 फुट बाय 1 फुट के अंदर। आपने देखोगे 1 फुट बाय 1 फुट का जो हमारे पास रेत का ड्रम में भर गया, उसके अंदर पानी डालते हैं तो रेत बाहर नहीं आती, पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी कहां जा रहा है? वो रेत के अंदर जो वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के अंदर वो पानी स्टोर हो रहा है। टोटल वॉल्यूम, अगर आप मिसाल लें 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का अगर आपके पास क्यूब है, बॉक्स है, उसके अंदर रेत आपने बिल्कुल फुल कर दी, उसके अंदर पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा जब पानी बिल्कुल उसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जब वो पूरी रेत पानी से 100% भर जाएगी, उस वक्त हम कहेंगे ये रेत 100% सेचुरेट हो चुकी है। अब हमें मालूम क्या पड़ेगा कि इसके अंदर कितना पोरोसिटी है, हम उसकी डिफाइन करते हैं कि पोरोसिटी है क्या। नीचे एक मैंने इक्वेशन दी है, पोरोसिटी ऑफ अ सॉलिड। अगर 1 फुट पे 1 फुट पे 1 फुट का जो हमने क्यूब लिया है, उसके अंदर टोटल उस सॉलिड मास की पोरोसिटी कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये मेरे ख्याल का फॉर्मूला थोड़ा आगे पीछे हो गया है कि टोटल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज द पोरोसिटी। जितना उसके अंदर हवा मौजूद है, गैप मौजूद है, वॉइड्स मौजूद है, पोर्स मौजूद है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज द पोरोसिटी। अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? एक एक ओपनिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का जब आप वो करते हैं, डब्बा लिया, उसके अंदर रेत भर दी, आपको रेत का पूरा वॉल्यूम मौजूद है कि 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम मौजूद है। अब उसके अंदर आप पानी डालना शुरू कर दीजिए, पानी डालते गए डालते गए डालते गए, जितने आपका क्यूबिक फीट का पोर्शन पानी के उसके अंदर आ गया, वो सेचुरेट हो गई। आपने वो मेजर कर लिया कि उसके अंदर कितना पानी किया है, वो परसेंटेज उसकी पोरोसिटी। वो पानी सॉलिड ने नहीं अब्सॉर्ब किया, वो उन पोर्स में आके रुक गया। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स पोरोसिटी। अब जितना पार्टिकल का साइज किसी इलाके में सैंड का बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर पोरोसिटी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। मिसाल यूं ले कि आप एक बड़ा फुटबॉल 10-12 इकट्ठे रख ले, उनके दरमियान गैप देखेंगे, आपको गैप बड़ा नजर आएगा। आप छोटे टेबल टेनिस की बॉल्स इकट्ठी करके रख लीजिए, अब उनके दरमियान गैप छोटा होना शुरू हो जाएगा। सैंड का साइज जितना छोटा होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर उसकी पोरोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। इट मींस उसके अंदर पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जितना सैंड का ग्रेन साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर वॉइड्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर पानी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा आना शुरू हो जाती है। इट इज कॉल्ड हायर पोरस मटेरियल। अब ऊपर मैं एग्जांपल देखो, 1 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड, मिसाल के तौर पर एक सैंड के अंदर आपने 0.3 क्यूबिक फीट पानी डाल दिया। 1 क्यूबिक फीट सैंड के डब्बे के अंदर सैंड आपने बिल्कुल लेवल करके बराबर कर लिए। अब उसके अंदर 0.3 क्यूबिक फीट आप पानी डाला है, मींस कि उसके 0.3 क्यूबिक फीट ओपनिंग के वॉइड्स हैं। वी से इट्स पोरोसिटी इज 0.3 और 30%। अब ये बात पॉइंट क्लियर होती है? जी, कोई यहाँ कि 1 क्यूबिक फीट पर 1 क्यूबिक फीट 1 क्यूबिक फीट का रेत आपने टोटल भर दी, 1 क्यूब का रेत भर दी। अब उसके अंदर आप पानी डाले जा रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि 1 क्यूबिक रेत आपके फिक्स हो गए। दैट इज कॉल्ड द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ रॉक ऑफ अ सैंड फॉर्मेशन ऑफ अ एक्वेफर। अब उसके अंदर जब पानी हम डालते हैं तो पानी की मिकदार उसके अंदर जा रही है। कहां जा रही है? रेत उबल के बाहर नहीं आ रही, उन वॉइड्स के अंदर वो ऑक्युपाई होता जा रहा है।
वो अगर 0.3, 0.2, 0.1 जितना भी उसके अंदर रेत पानी जा रहा है, वो आपने उसको नोट कर लीजिए कि कितना है। जितना पानी आप उसमें डालेंगे उसकी सैचुरेशन तक पहुंचने पर वो कहलाएगी उसकी पोरोसिटी। अपनी लेबोरेटरी में हम ये चेक कर सकते हैं कि टोटल उसके अंदर पानी का कितना आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज पोरोसिटी। और वॉल्यूम ऑफ वाइड हम कैसे कहते हैं, हमने पानी से फिल कर दिया तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल गया कितना है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमने 0.3 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट के अंदर अगर रेत के अंदर पानी चला गया तो ये उसकी पोरोसिटी 0.3 कहलाती है या 30% कहलाती है। क्या ये 1 हो सकती है? 100% हो सकती है पोरोसिटी? क्वेश्चन है। नहीं हो सकती। फिर रेत किधर है? सॉरी, अगर ये 1 है तो फिर रेत किधर है? रेत definitely volume of solid, the volume of rock is definitely higher than the volume of water occupied by that rock. Clear होगी बात ये it always be less than 1 जी। अब ये देखिए कि इसके एक सैंड के फॉर्मेशन के अब 3 एक डायग्राम्स दी गई हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। अब ये 3 सैंड के पार्टिकल्स हैं या 3 बॉल्स कंसिडर कर लीजिए, जो आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अब फॉर्मेशन ए में इस तरीके से इनको प्लेसिंग की गई कि इनके दरमियान आप देखें कि आपको गैप कम नजर आ रहा है। सैंड पार्टिकल वही है, दो चीजें, सैंड का पार्टिकल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए या उसकी प्लेसमेंट ऐसा होना शुरू हो जाए। अब अगर साइज के पार्टिकल्स एक जैसे नहीं है, उसके वाइड्स डिफरेंट होंगे। अगर कंसीडर कीजिए कि सैंड यूनिफॉर्म ग्रेडिंग की है, एक जैसे साइज का ग्रेन पार्टिकल है, अगर उसके नेचर ने इसकी प्लेसिंग ऐसी कर दी है जैसे फिगर ए में नजर आ रही है, तो आपको जो छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है एक रोम्बस के अंदर, छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा होगा ना आपको, ठीक है? नहीं, ये उस पर नहीं जाता, माउस किधर है? माउस दूर रखा हुआ है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ये वाला। अब इसकी प्लेसमेंट के तहत ये साइज छोटा है अगर फॉर्मेशन अगर इस तरह कर दिया जाए तो इस फॉर्मेशन से, और अगर फॉर्मेशन इस तरह नेचर ने करके रखी हुई है तो इसका वही साइज ऑफ ग्रेन है लेकिन इसके अंदर गैप ज्यादा है। तो आपके ख्याल में पानी किस फॉर्मेशन के अंदर ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा या सी में ज्यादा होगा? सी में डेफिनेटली, क्योंकि इसकी सैंड वही, सब कुछ वही, लेकिन इसकी पोरोसिटी कहेगी, इसकी पोरोसिटी ज्यादा है क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ऑफ ग्रेन पार्टिकल इस तरीके से नेचर ने रखी है कि इसके अंदर पानी यहां ज्यादा स्टोर हो सकता है। एक ये चीज होगी। प्लेसमेंट ऑफ सैंड का भी आपको देखना पड़ता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है, और अगर ये सैंड का साइज ही वेरी कर रहा है, अब इसके अंदर इन पार्टिकल ऑफ सैंड से छोटा पार्टिकल यहां आकर कहीं फंसा पड़ा है, उसी अरेंजमेंट का पोरोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अगर इस पार्टिकल के अंदर और एक पार्टिकल छोटा आ गया, ये माइक्रोस्कोपिक फिगर को बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश की गई, इस रेत का साइज अगर इस ट्राइंगल के अंदर आ गया, इसकी पोरोसिटी और कम हो जाएगी। इस लिहाज से इसकी पोरोसिटी जिसकी हम ज्यादा कह रहे हैं, अगर इसके छोटे 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 पार्टिकल्स और आ जाएं तो हो सकता है कि ऐसी जगह पर पार्टिकल ऑफ ग्रेन यही हो लेकिन इसके वाइड्स कम हो तो उसकी पोरोसिटी कम हो जाती है। तो ये भी हमें केयरफुली देखना पड़ता है कि ये सैंड की प्लेसमेंट कैसी है, उसका ग्रेन साइज कैसा है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है। पोरोसिटी क्लियर होगी? एनी क्वेश्चन अगर साथ साथ आपको यही क्लियर करते जाएं। ओके, अब स्पेसिफिक यील्ड। Specific, when a water is drained from a saturated material by gravity flow, only a part of total volume stored in pores oblique voids is released. अब वो 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का क्यूब का हमने डब्बा लिया था जिसके अंदर हमने पानी बिल्कुल ऊपर भर दिया, उसके अंदर आप एक सुराख कर दीजिए। ये आपका है डब्बा भरा हुआ है, इसके अंदर यहां आपने सुराख कर दिया, इसके अंदर जितना पानी है 100% ड्रेन नहीं होगा, 100% ड्रेन नहीं हो सकता। जितना पानी ग्रेविटी के तहत वो ड्रेन होकर बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। ये एक आसान लफ्जों में स्पेसिफिक यील्ड का ये डेफिनेशन बनती है। 100% वो ड्रेन नहीं करता। बाकी क्यों रिटेन कर लेता है? पार्टिकल्स आपस में कैपिलरी एक्शन होता है, वो पार्टिकल्स के पानी के मॉलिक्यूल को आपस के साथ अपने अट्रैक्ट करके रख देता है।
100% ड्रेन लेबोरेटरी में किया जा सकता है कि उसको हम ओवन में रखते हैं, उसको ड्रेन करके देख लेते हैं कि उसका टोटल सॉलिड, टोटल ग्रेन साइज क्या था। नेचर ने कैपिलरी राइज, यही पानी राइज करके ऊपर की तरफ आता है। कैपिलरी एक्शन के तहत एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक उसकी स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड, वो उसके अंदर रिटेन हो जाता है। आप कहें कि 100% किसी जगह को खाली कर दें, मुमकिन नहीं है। ग्रेविटी के तहत कुछ इलाकों में, डीजी खान के इलाकों में रेत की फॉर्मेशन आपको नजर आती है, लेकिन खुश्क होती है, वो सदियों से पानी ड्रेन होकर नीचे जा चुका। अगर किसी भी इलाके में चले जाएं तो आपको रेत में नमी डेफिनेटली मिलती है। बिल्कुल बैरन 100% खुश्क तो चोलिस्तान के इलाके में हो सकता है, क्योंकि सदियों पहले से नेचर ने पानी वहां से ड्रेन करा दिया। ठीक है, हेंस द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट आर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम कोई भी आप ले लीजिए, 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फीट का क्यूब ले लेते हैं। एक खास क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल विल गिव अप, जो छोड़ देता है, दे देता है, व्हेन ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक यील्ड, एक्सप्रेस इन परसेंटेज। क्लियर? स्पेसिफिक यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशन आती है कि होती क्या है। ये ग्रेविटी फ्लो के तहत जितना कोई सैंड फॉर्मेशन, कोई रॉक फॉर्मेशन आपको वो पानी अपने तौर पर खुद छोड़ देती है, एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट हेड के तहत उसका स्पेसिफिक यील्ड। बाकी हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे, कितने फीट हेड के तहत कितना पानी डिप्लीट हो गया। जितना हेड बढ़ता जाएगा पानी ज्यादा निकलना शुरू होगा, जितना हेड कम होगा। लेकिन बुनियादी डेफिनेशन ये है कि ग्रेविटी के तहत एक रेत के फॉर्मेशन के अंदर आप इसे डब्बे में सुराख कर दें, जितना पानी खुद ब खुद निकल के बाहर आ गया, वो उसकी स्पेसिफिक यील्ड है। वो आप सुराख यहां नहीं करें, आप बिल्कुल इसके पेंदे में कर दीजिए। पेंदे के जितना पानी निकल के आ जाएगा वो आपका 0.3 क्यूबिक फीट पानी इसमें आपने डाला था 1 फीट पर मिनट के अंदर, जब आप वापस ड्रेन करेंगे वो 0.3 नहीं निकलेगा। ठीक है, वो इससे कम मिकदार में निकलेगा। बाकी स्पेसिफिक यील्ड को वो हम उस सॉइल के लिए करेंगे, लेकिन इसके लिए आगे एक एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक यील्ड कहां तक ये चलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे आप डिस्कस करते हैं। The part of water that is not removed by gravity drainage is held against the force of gravity by molecular attraction and capillary action. The quantity that volume retains when subject to gravity drainage is called specific retention. जो पानी अंदर रुक जाता है वो उसकी क्या है? Specific retention. जो निकल कर आ जाता है वो specific yield हो गई, और जो रुक जाता है that is called specific retention. अब specific yield कब बढ़ती है? जनरली क्वेश्चन है, कैसे बढ़ सकती है? कुछ आप बताइए। जी ठीक है, पोर साइज ज्यादा हो, सैंड का ग्रेन साइज ज्यादा हो, ठीक है, उसके अंदर पानी जल्दी निकल कर आ जाएगा। जितनी रेत बारीक होती जाएगी, फाइन पार्टिकल होते जाएंगे, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल बहुत करीब करीब पड़े होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल उनके बहुत करीब करीब आएंगे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अफेक्ट होता है, तो उसका पानी कम ड्रेन होगा। जितना रेत का, जैसे रेत के भी 3 किस्म के ग्रेडेशन है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। कोर्स सैंड थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है, मीडियम उससे छोटा होता है, और फाइन बहुत बारीक होता है। हम जब ट्यूबवेल ड्रिल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि मिनिमम मीडियम सैंड में डालें, या कोर्स सैंड तक ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, वहां तक डालें। वो बेसिक पर्पस क्या है सोचिए, उसकी वहां पोरोसिटी ज्यादा होती है और उसकी स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा होती है। पानी की क्वालिटी एक जैसी होती है, अगर दरमियान में कहीं से एक एपिटार्ड या क्लेई लेयर ने उसको रोका नहीं है और एक जैसी फॉर्मेशन चल रही है, तो एक जैसी फॉर्मेशन के तहत पानी आपकी कोर्स मटेरियल में आपका पोर ज्यादा होते हैं, वहां उसकी स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा होती है। जनरली हमारे रेग वाले कहते हैं जी रेत मोटी है तो इंदज फिल्टर पाइए, उनको जहन में ये नहीं होता वजह क्या है। वजह साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ये बताया कि उसकी स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा है। बारीक सैंड के अंदर इसलिए नहीं डाली जाती, उसकी स्पेसिफिक यील्ड कम होती है, उसकी पोरोसिटी कम होती है, आपको ज्यादा दूर तक लंबा फिल्टर डालना पड़ता है उसके अंदर पानी निकालने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब कुदरत ने जब ये जमीन बनी, खुदा ताला ने जमीन बना दी, अब हैवी पार्टिकल्स पहले सेटल हुआ, उसके बाद उससे कम वजन का पार्टिकल सेटल हुआ, फिर उसके बाद और कम पार्टिकल और कम पार्टिकल और कम पार्टिकल। अब ये पार्टिकल के सेटलमेंट की अरेंजमेंट देखी जाए तो कोर्स मटेरियल सबसे नीचे आते हैं, रेत सबसे कोर्सर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ी मीडियम, फिर ऊपर फाइन, फिर ऊपर सिल्ट, फिर ऊपर क्ले नजर आती है आपको। ये नेचर ने इसकी पानी ग्रेन्स की फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके रखती है। ठीक है, अब हमने ड्रिल का पानी आपको नजर आ गया, फाइन सैंड नजर आ गया, आपने कहा फिल्टर डाल दो, उसकी स्पेसिफिक यील्ड भी कम होगी, उसकी पोरोसिटी भी कम होगी, उसकी लाइफ कम होगी ट्यूबवेल की।
हमें इसको फर्दर ड्रिल करके नीचे जाएंगे ताकि उसकी पोरोसिटी ज्यादा हो और उसकी स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा, हमने वहां फिल्टर डालना है। अब आप ये ध्यान में रखें कि हम वहां नीचे क्यों जाते हैं, शौकिया नीचे नहीं जा रहे होते, लेकिन इस पीछे थ्योरी है कि हमने वहां हायर पोरस मटेरियल में जाना है। अब पोरोसिटी को क्या कंक्लूजन कर दिया, पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। क्लियर होती बात ये, या इसमें कोई एम्बिग्युइटी आती है? जितना पानी बाहर आ गया और जितना पानी रिटेन कर दिया वो दोनों मिलकर तो उसकी पोरोसिटी बन जाती है। ठीक है, फर्दर टू एग्जांपल जो ऊपर मैंने दी थी 1 क्यूबिक फीट कि उसमें 0.1 cubic feet of water is drained from 1 cubic feet of saturated sand. The specific yield of sand sample is 1.1 और 10%. अब उसमें मैंने पानी तो आपके सबके सामने 1 फुट पर 1 फुट पर 1 फुट पर आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड था, उसके अंदर डाला था पानी 0.3 क्यूबिक फीट ऑफ पानी डाला था, सैचुरेट हो गए। अब उसके अंदर पेंदे में सुराख किया, पानी बाहर आ गया। कितना पानी बाहर? लेट से कि उसके अंदर से पानी बाहर आए हैं सिर्फ 0.1 क्यूबिक फीट, बाकी तो अंदर पड़ा हुआ है। अब उसकी स्पेसिफिक यील्ड क्या होगी? 0.1 और 10%। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होगी? 0.2 और 20%। तो उसकी पोरोसिटी क्या होगी? 0.1 प्लस 0.2 स्पेसिफिक यील्ड प्लस, और उसकी पोरोसिटी 30%। ये कि एग्जांपल है, लेकिन अपने माइंड में ये बिठाना है कि बेसिकली पोरोसिटी है क्या चीज और उसकी स्पेसिफिक यील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिक यील्ड किस पे डिपेंड करती है? उसके पोर साइज पर, उसके अरेंजमेंट पर और उसकी पोरोसिटी पर। ये सब इंटरलिंक्ड है। अच्छा, एक बड़ी कंप्रिहेंसिव से एक एग्जांपल मैंने बनाने की कोशिश की है समझाने के लिए। आप एक 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का एक एरिया, काफी बड़ा मैं एक एरिया कंसिडर कर रहा हूं, 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर, मील समझ लीजिए, 2 मील बाय 2 मील का। उसके नीचे कहीं एक्वाफर पड़ा हुआ जिसकी थिकनेस है 40 फुट। आपने ये पिक्चर विजुअलाइज करनी है, 2 मील बाय 2 मील का सरफेस जमीन का एरिया है और उसके कहीं नीचे एक 40 फुट का वही एक क्यूबॉइड, एक प्लेट की शक्ल में उसी तरह एक्वाफर है जिसकी थिकनेस है 40 फीट। जो गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो रही है? 2 मील बाय 2 मील, उसकी 40 फीट की थिकनेस है, इसके अंदर पानी मौजूद है। टोटल एक्वाफर का वॉल्यूम कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5280, 1 मील को फुट में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर फीट को, और 40 फुट का अगर मैंने उसकी डेप्थ ली है तो इतने 2.23 बिलियन क्यूबिक फीट है नीचे एक्वाफर का वॉल्यूम। इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर। अब हम इसकी पोरोसिटी लेते हैं उस एक्वाफर की 25% या 0.25। अब इसके अंदर सैचुरेटेड स्ट्रेटा को उसके अंदर टोटल वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल नीचे वॉल्यूम आ जाता है कि ये इसके अंदर कि ये मौजूद है, ये इसका क्यूबिक फीट ऑफ पानी इसके अंदर मौजूद है। क्लियर होती बात ये? अब स्पेसिफिक यील्ड हमने इसके लैब के अंदर देखा था कि इस सैंड की सैचुरेटेड कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक यील्ड है 0.1, यानी कि सिर्फ 10% पानी आपको दे सकती है और 10% ज्यादा पानी नहीं देगी, बाकी रिटेन कर देगी। अब हमने इसका पानी जब निकलता है तो आपने उसके बिल्कुल नीचे जाकर, तो उस 40 फुट के नीचे से जाकर तो पानी नहीं ले रहे, या हम 40 फुट नीचे तक फिल्टर डालेंगे तो आएगा। अगर हमने उसके ऊपर वाला 5 फुट का पानी लेना चाह रहे हैं लेट से, यानी कि 5 फुट का ड्रॉ डाउन करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं करते, तो अब 2 मील कवर्ड एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, और उसके अंदर का सिर्फ 5 फुट का वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, पानी हम निकालना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा पानी अब ज्यादा ले सकते हैं, 40 फुट ले सकते हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर 5 फुट का पानी लेना चाह रहे हैं ड्रॉ डाउन का। उसका कैलकुलेट करें, ये ऊपर आ गया था 5578, ये वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाई उसकी पोरोसिटी आ गई, उसकी 10% स्पेसिफिक यील्ड आ गई, प्लस उसका 5 फुट का पानी लेना चाहिए, और इतना क्यूबिक फीट आपका पानी हम ड्रॉ कर सकेंगे। अगर 5 फुट से ज्यादा का ड्रॉ डाउन एज्यूम कर लेते 10 फुट कर सकते हैं, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इतना क्यूबिक फीट ऑफ पानी आप ड्रॉ कर सकेंगे। 40 फुट का 40 फुट आप उसको ड्रेन करना चाह रहे हैं, तो ये 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका आ जाएगा। अच्छा, क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 6.24, इतने इंपीरियल गैलन्स आपका। एक थ्योरेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिलियंस है, मिलियंस नहीं बिलियंस बनते हैं, अरब गैलन्स बन जाते हैं, ये अपना पानी निकाल सकते हैं। अब इसमें 2 मील के एरिया में आपने एक ट्यूबवेल लगा दिया है जिसकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है 1 क्यूसेक। 1 क्यूसेक 22,500 रफली इसका गैलन्स पर आवर की कैपेसिटी। मैं एक मिसाल इनके क्वार्टर से फिर इनको समझा देते हैं। टोटल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल जो हमने लगाना चाह रहे हैं वो है 1 क्यूसेक का, 6.24 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड,
मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड मतलब 12 घंटे के लिए चलाते हैं तो एक दिन में 2,70,000 गैलन एक दिन में ये आपका निकालेगा। अच्छा, अगर आपका ये 1/4 का है, 1/4 का है तो 0.25 से तो एक दिन में इसके गैलेंस की मिकदार कम निकलेगी, यानी कि ये 1 क्यूसेक से 4 गुना ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करता है। अच्छा, अब ऊपर हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ मौजूद है जो हम ड्रेन करना चाह रहे हैं, 1 क्यूसेक इतना पानी हम निकालेंगे एक दिन में, तो ये कितने दिन तक ये ट्यूबवेल पानी देता रहेगा? 6,443 दिन तक देता रहेगा, या 17.65 सालों तक ये आपका ट्यूबवेल चल सकेगा। ये एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है कि आखिर ट्यूबवेल ड्राई क्यों हो जाते हैं। उसकी बेसिक रीजन कि हमने वहां कैलकुलेट करना आपका पानी या उसके स्पेसिफिक यील्ड क्यों है। लाहौर के अंदर ट्यूबवेल पानी कम क्यों देना शुरू कर देते हैं, या आपके घरों में भी नल के भी पानी कम देना शुरू कर देते हैं। सुना होगा, सोचा होगा, देखा होगा। उसकी बेसिक रीजन यहीं से आती है कि उसके पॉस्टिक कम है, उसके हेड के तहत जितना पानी चाहिए था वो हम निकाल चुके हैं, उसके बाद उसकी रिटेंशन वो पानी मजीद नहीं दे रहा, कम दे रहा है। फिर हमें क्या करते हैं, हम या नीचे बोर और ज्यादा गहरा करके जाते हैं ताकि इसकी बढ़ाई जाए डेप्थ। ठीक हो गया, क्लियर? कोई या नया जगह ट्यूबवेल बोर किया जाए। अच्छा, अब ये हमने थ्योरेटिकली तो 17.5 साल तक ये पानी आपका निकलना शुरू हो गया, निकलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही इसकी स्पेसिफिक यील्ड आती रहेगी। अब ये कम कैसे हो जाती है? इसके एक ट्यूबवेल के साथ कुछ फासले पर आपने एक और ट्यूबवेल लगा दिया। वॉल्यूम तो यही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो नीचे कुदरत ने रखा हुआ है वो तो मेरे पास ये मौजूद है, फिक्स है। 2 ट्यूबवेल लगा दिए जाते हैं तो ये 17 साल से कम होकर जगदम ये 8 साल पर आ जाएगा, 8.5 साल पर आ जाएगा। अगर 2 मील के अंदर आपने 4 ट्यूबवेल लगा दिए हैं तो क्या होगा? पानी तो उतना मौजूद है, फिक्स है, पानी इनडेफिनिट नहीं है, क्योंकि इसका रिचार्ज बहुत कम हो रहा है। पहले आपको बता चुका कि रिचार्ज हो रहा है फीट पर सेकंड वेलोसिटी आ रहा है, बहुत कम हो रहा है, हम एक्सट्रैक्ट ज्यादा करते जा रहे हैं। अब इसका क्या होगा? इसका साल कम होना शुरू हो जाते हैं। ट्यूबवेल उसको हम उर्दू में बैठना कहेंगे, लेकिन ट्यूबवेल ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होता है? अब आप इसको विजुअलाइज यूं के लिए कि ये ट्यूबवेल लगा हुआ है जमीन के अंदर, कलम पेंसिल थर्मेंगे, ये जमीन के अंदर हमने ट्यूबवेल ड्रिल कर दिया। दिस इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल एक वेल होता है जो आपने घरों में पुराने कुएं देखे होंगे गांव में, और वो थोड़े डायमीटर उनका 5 फुट 10 फुट 20 फुट बड़ा होता है, वो वेल कहलाते हैं। ट्यूबवेल बेसिकली इसलिए कहते हैं कि ट्यूब की शक्ल का होता है, इसका डायमीटर इसकी लेंथ से बहुत कम होता है, ट्यूब की शक्ल से ट्यूबवेल कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है साइंटिफिक। अब ये ट्यूबवेल है, यहां से पानी पंप होकर बाहर आ रहा है, ये यकदम सारे का सारा पानी यूं बाहर नहीं आता, जो इसके बिल्कुल करीब करीब पानी है वहां से ज्यादा पानी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता दूर से पानी, इसका वाटर टेबल अगर यहां है तो बिल्कुल वाटर टेबल यकदम सारा यूं नहीं आता, पानी कोन की शक्ल में नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब दूसरा ट्यूबवेल है, एक और ट्यूबवेल आपने यहां लगा दिया, बिल्कुल करीब उसे 2 किलोमीटर के अंदर, हमने मील के अंदर जो मिसाल दे रहे हैं, जब इसके अंदर, थैंक यू सर, अब ये 2 ट्यूबवेल लग गए, इन दोनों के अगर हम दोनों चला रहे 1-1 क्यूसेक का, अब ये क्या होगा कि दोनों के वाटर टेबल, इसको भी पानी सक कर रहा है, ये भी पानी सक कर रहा है, वॉल्यूम टोटल मौजूद है, लेकिन अगर ये दोनों का कोन ऑफ डिफ्लेक्शन, उसे कहते हैं कि कोन ऑफ सैचुरेटेड जोन के अंदर जो पानी मौजूद है वो अगर मर्ज हो जाएंगे आपस में तो पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। कुछ पानी वो खींच रहा है, कुछ पानी वो खींच रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आपका क्वार्टर क्यूसेक का ट्यूबवेल लग रहा है, अब 2 मील के अंदर अगर ये 17.5 साल ट्यूबवेल खाली चल सकता है, सोचिए 2 मील के अंदर 17.5 साल चल सकते हैं, और अगर हमने मिकदार इनकी ट्यूबवेलों की तादाद ज्यादा करते जाते हैं तो इससे खुद आप जहन लगाएं कि ये तो कितने अरसे के अंदर ये खत्म हो जाते हैं ट्यूबवेल। साल टाइम पे लाहौर में यही हादसा हो रहा है कि लाहौर के अंदर ये है कि हमने हर मोहल्ले के अंदर हर थोड़ी थोड़ी फासले के ऊपर ट्यूबवेल लगा दिया, जनाब ये फलां ब्लॉक में लगा दो ट्यूबवेल, फलां ब्लॉक में लगा दो। ब्लॉक टू ब्लॉक अगर ट्यूबवेल का डिस्टेंस देखा जाए 1000 फुट 2000 फुट 3000 फुट तक होता है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर भी नहीं होता। वो इस वजह से हर 10 साल 15 साल के बाद पता है जी ट्यूबवेल ड्राई हो गया जी, लाहौर ड्राई हो रहा है। इसमें इंजीनियर्स की भी गलती नहीं कि हमने पानी तो अवाम को देना है, लेकिन एक और मेथोडोलॉजी के फिर देना तो कोई और तरीका अपनाया जाए, वरना पुराने ट्यूबवेल को जाहिर ना किया जाए, उसको तो रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर होती है? It means this saturated strata would supply water for tubewell having 1 cubic discharge capacity working for 12 hours a day for about 17.65 years. ये 17.5 मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये फिक्स मत, एक मिसाल है। आप इसको क्वार्टर की भी कर सकते हैं, आप उसको एरिया को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं,
आपके एरिया में, लेकिन जब आप ट्यूबवेल अपने स्पोर्ट्स बोर्ड डिपार्टमेंट में लगाएंगे आपके करीब करीब और ट्यूबवेल लगे होंगे। ये नहीं हो सकता कि स्पोर्ट्स बोर्ड का महकमा पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल से हट के लगाएगा, कोई आसमान पे नहीं लेके जाएगा, या वासा के ट्यूबवेल से हट के लगाएगा, ऐसा नहीं है। उनका वासा का, पब्लिक हेल्थ का, प्राइवेट लोगों का, एग्रीकल्चर पर्पज का ट्यूबवेल डेफिनेटली लगा होगा। अगर वो आपने इस चीज को मद्देनजर ना रखा तो ये आपके ट्यूबवेल पर भी उसकी कैपेसिटी, स्पेसिफिक यील्ड पर असर करेगी और उनके ट्यूबवेल पर भी असर करेगी। ये नहीं है कि वो सरकार का ट्यूबवेल लगा वो तो पानी खींचेगा, हम गरीब लोगों का लगा हुआ तो पानी नहीं आएगा। ये कोन ऑफ डिप्रेशन नेचर ने सबके लिए रखी हुई है, उसका इफेक्ट होगा, आपका भी इफेक्ट होगा, हमारा इफेक्ट हो रहा है, उनका भी इफेक्ट हो रहा है। ये माइंड में रखिएगा। ये ट्यूबवेल जो 1 क्यूसेक का अगर ये चलेगा 12 घंटे रोजाना चलता है तो ये इसका 17 साल में जाके खत्म हो जाएगा। आप कहते हैं जनाब कि लाहौर में 12 घंटे की बजाय 18 घंटे पानी किया जाए, फिर क्या होगा? और लाइफ कम हो जाएगी इसकी। पानी जेहन में रखिएगा, उतना ऊपर मिसाल दे दी, पानी फिक्स हो चुकी है। ठीक हो गया? This pumping would be sustained by the groundwater stored in upper 5 feet of the aquifer in the absence of any replacement or recharge to the aquifer। अगर ये एज्यूम किया गया कोई रिचार्ज नहीं हो रहा, और अगर रिचार्ज हो रहा है, कुदरत में ऐसा सिस्टम कोई उसको मिल गया है, क्रीक आ गई है, पानी आ रहा है, हो सकता है 17 साल की वजह 117 साल भी चल जाए। आबे जमजम का कुआं है, 4000 साल से चल रहा है, नेचर ने उसका कहीं ना कहीं रिचार्ज का बंदोबस्त कर रखा है। वरना इतनी ज्यादा पंपिंग के बावजूद अगर 4000 साल से नहीं खुश्क हुआ, उसमें एक कुदरत की एक कुदरत है, नमूना है खुदा ताला की तरफ से। हमारे यहाँ लाहौर में ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इसका रिचार्ज कम है। लाहौर के ट्यूबवेल, मुल्तान के ट्यूबवेल, गुजरावाला डिवीजन के ट्यूबवेल खुश्क हो रहे हैं, इसी वजह से खुश्क हो रहे हैं कि इनका हमारे पास हमने वो सैचुरेटेड पानी स्पेसिफिक यील्ड अटेन कर चुके हैं। या नीचे जाएंगे या हम जगह चेंज करेंगे। रिचार्ज कम हो रहा है, रिचार्ज एक्सट्रैक्ट ज्यादा, यानी कि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। अब लाहौर में किसी जमाने में जब हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मैंने सुबह साहब के जूनियर भी काम कर चुका हूं, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त लाहौर के अंदर ट्यूबवेल लगते थे 350-400 फुट तक, आज लग रहे हैं 800 फुट तक। व्हाट्स द रीजन? ऊपर वाला हम सारा पानी पी चुके हैं, जाया कर चुके हैं निकाल कर, और नीचे जा रहे हैं। फिर हम वो, मैंने ऊपर 5 फुट का आपको डेप्थ मेजर करके दी थी, फिर आप 10 फुट पे देखेंगे अगले 5 से 10 तक कितनी है, फिर 10 से 20 तक कितनी है, 20 से 40 तक कितनी है, करते 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 ऊपर ले खत्म होते गए, नीचे हम जा रहे हैं ड्रिलिंग करके, अब वहां से पानी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। 700 फुट 800 फुट तक पानी इस वजह से ले रहे हैं। जो हमारे विलेज एरिया है वहाँ पर यहाँ भी 1000 मीटर तक वेरी करता है, जो हम सरकारी ट्यूबवेल लगाए और काफी की जरूरत लगा हो, तो वहाँ पे तो इन 100 फीट के अंदर जो है मल्टीपल ट्यूबवेल लगे होते हैं, तो वहाँ पे तो मतलब इस तरह का नहीं होता। या क्योंकि मेरे 2 एकड़ की जमीन है, अगले 2 एकड़ आपकी, आपने 2 एकड़ में आपने लगा लिया, अगले 2 एकड़ मैंने लगा लिया, तो दोनों का ड्राई हो जाएंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे थोड़े वक्त में। आपने पानी बेसिक वॉल्यूम वो आपका उस सैचुरेटेड जोन के अंदर पानी फिक्स हो चुका है, आपने निकाल लेंगे तो बेहतर यही है कि आप कि उसके अंदर कुछ अरसा वो चलाए, कुछ अरसा आप चलाएं। बैक वक्त चलाएंगे तो आपके दोनों के दोनों जल्दी खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि रिचार्ज तो नहीं हो रहा। इतना जितना तेजी से पानी निकालते इतना तेजी से रिचार्ज नहीं होता। दरिया पास होने से डेफिनेटली होगा। देखिए वो तो कुदरत ने नदी नाले के करीब होने से रिचार्ज होगा, बारिश ज्यादा होने से रिचार्ज होगा। कुछ इलाकों की जमीन बहुत चिकनी मट्टी है, गुजरात जिले की मट्टी चिकनी मट्टी है, उसका पानी परकुलेट करके नीचे नहीं जाता दरिया के साथ जी, या सरफेस बह के नीचे आ जाता है, कि वो चिकनी मट्टी के अंदर, मैंने ऊपर पहले कहा था, उसकी पोरोसिटी कम हो रही है, उसके अंदर डिस्चार्ज हम निकाल ज्यादा रहे हैं, हम निकाल ज्यादा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, और उसमें रिचार्ज कम हो रहा है। रिचार्ज इसके इर्द गिर्द कहाँ, किस इलाके का? रावी के अंदर आपने देख लिया कि रावी के अंदर पानी है ही नहीं, जितना डिस्पोजल का पानी है वही है, वही परकुलेट करके नीचे जा रहा है। सब्जदार के इलाके में, शादबाग के इलाके में, जितना दरिया के साथ साथ के इलाके, वहां पानी जितना रिचार्ज करके उसमें पानी में स्मेल आ रही है, और पानी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उसमें ज्यादा है, क्योंकि दरिया गंदा हो चुका है, वो पानी नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम नारंग मंडी की तरफ चले जाए, वही दरिया है, रावी है, उसके करीब आप देखें वहां पानी आपको बेहतरीन मिल सकता है। दरिया का पानी रिचार्ज डेफिनेटली नेचर ने रखा करता है, लेकिन कैसे करता है वो उसी पोर्स के अंदर से। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लाहौर के अंदर 800 के करीब ट्यूबवेल लग चुके हैं वासा के, 800 वेरी कर, 1 क्यूसेक से कम का कोई ट्यूबवेल नहीं है, और 4 क्यूसेक से ज्यादा कोई नहीं है। किसी जमाने में लाहौर के अंदर 4 क्यूसेक के ट्यूबवेल भी लगते रहे, अब 4 क्यूसेक की हमारे पास जगह ही नहीं है लगाने की, अब 2 क्यूसेक से बड़ा ट्यूबवेल नहीं लगता, गुंजाइश नहीं है। अब लाहौर का पानी
वाटर टेबल यूं जा रहा है, किसी माने लाहौर का पानी 40-50 फुट पर वाटर टेबल होता था, अब 100 से नीचे चला गया, 180 फुट तक आ गया प्रॉपर, मजीद कम होता जा रहा है, मजीद कम होता जा रहा है। लाहौर के अंदर कोन ऑफ डिप्रेशन सबसे गहरी है पूरे पंजाब में, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, रिचार्ज ना होने के बराबर है। कुछ 100 साल 200 साल के लिए पानी एक्सट्रैक्ट करना छोड़ दिया जाए तो ये रिचार्ज होगा, अदरवाइज नहीं नीचे रिचार्ज होता। If the number of tubes are increased from 1 to 2, the time period to deplete such aquifer will be decreased by half and so on. अगर ट्यूबवेल की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा, या ट्यूबवेल करीब करते जा रहे हैं तो भी वॉल्यूम कम होता जा रहा है, provided that it is not being recharged, कुदरत की तरफ से नहीं है। Similarly, if the time of the pumping hours is increased, this time period will also decrease further. अच्छा, अब आता है जी factors affecting the discharge of a tubewell. परमिएबिलिटी ऑफ एक्वाफर मटेरियल, जैसे पहले हमने ऊपर एक डायग्राम आपको बताया थी बॉल्स के अंदर, उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ एक्वाफर, एक्वाफर आपको 5 फुट की मिली है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें यूज कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल के लिए क्या चीज फैक्टर्स हैं जनाब? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूबवेल, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोरोसिटी कहता है कि जितनी परमिएबिलिटी किसी की ज्यादा होगी आपका स्पेसिफिक यील्ड ज्यादा होगी, जितनी परमिएबिलिटी पोरोसिटी कम होगी उसकी स्पेसिफिक यील्ड कम होगी, स्पेसिफिक यील्ड कम होगी आपका ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम हो जाएगा। थिकनेस ऑफ एक्वाफर, एक्वाफर आपको 10 फुट का मिल गया तो आपका पानी उसी 10 फुट के अंदर, उस फिर एग्जांपल पे जाएंगे, उसके अंदर पानी की रिटेंशन कम है, जल्दी फारिग हो जाएगा। एक्वाफर बहुत बड़ा मिल गया आपको, लकीली 50 फुट का 100 फुट का आपका क्वार्टर क्यूसेक का ट्यूबवेल हो सकता है, 10 साल 20 साल चल जाए, ये उस पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल और कोन ऑफ डिप्रेशन, तो स्पेलिंग की 2-3 जगहों पे गलती है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, दो ट्यूबवेल अगर साथ, जैसे मैंने मिसाल दी, अगर आपके इन्फ्लुएंस दोनों का करीब करीब आ गया, मर्ज हो गया, तो उनके दोनों का डिस्चार्ज कम हो जाएगा। और अगर दोनों दूर दूर स्पेसिफिक फासले पे लगे हुए हैं तो ये मर्ज नहीं होंगे, तो चलते रहेंगे ट्यूबवेल। परमिसिबल ड्रॉडाउन, कितना आपने ड्रॉडाउन एज्यूम किया, डिसाइड किया, डिजाइन किया, उसके अंदर से पानी आपने कितना निकालना है। जितना ड्रॉडाउन ज्यादा आप डिसाइड कर लेंगे कि हमने बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन निकाल के एक ही दफा पानी हड़प कर जाना है, कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक दफा खा जानी है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंडा लेते रहे, थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहे, अपने इस्तेमाल करते रहे, आपका ड्रॉडाउन कम रखें और रिप्लेनिशमेंट होती रहेगी। We can pump a well at high rate than its normal discharge, but in that case the drawdown will increase and possibly result into small damage to the wall. आपका ट्यूबवेल डैमेज होने का मतलब ये नहीं कि ट्यूबवेल फट जाएगा, टूट जाएगा, ड्राई होगा, इट्स अ डैमेज, ट्यूबवेल जाया हो गया आपका, ठीक है। ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं। Mutual distance of pumping well. When a well is pumped, the water level not only inside the well but also to a certain distance from the well, पानी उसके ट्यूब के अंदर नहीं, उसके थोड़ा फासले पर भी ये डेफिनेटली ये नीचे की तरफ डिप्रेस होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। इस डिप्रेस द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव्स टुवर्ड द वेल, अब ये पानी इधर से यू मूव करके ट्यूबवेल के अंदर की तरफ आ रहा होता है, इट इज कॉल्ड कोन ऑफ डिप्रेशन। अब ये आप एक छतरी है जो यूं पानी नीचे की तरफ खींच के ला रहे हैं, ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है, इसमें पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी ये चारों तरफ से 360 के एंगल से पानी नीचे की तरफ आ रहा है उसके ट्यूबवेल के अंदर, और ये पानी सक करके आ रहा है, ये नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन हो रहा है। अब ये कोन ऑफ जो इसका इन्फ्लुएंस बनता है, ये रेडियस बनता है, एक पूरा सर्कमफ्रेंस बनता है, इसके अंदर जब दूसरा ट्यूबवेल आ जाएगा तो दोनों की कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी। डिस्चार्ज कम होने की रीजन ये भी होती है कि हो सकता है कि आपने किसी सरकारी महकमे के ट्यूबवेल के साथ अपना ट्यूबवेल लगा दिया, छोटा ट्यूबवेल,
आप और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या आपका अगर उसका ट्यूबवेल बड़ा कैपेसिटी का है और नीचे वाले एक्वाफर से पानी लेकर आ रहा है और आपका शैलो डेप्थ पे लगा हुआ है, आपका पानी सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि पानी ग्रेविटी की तरह नीचे जाता है, जब रुका होता है तो पानी वो वाला खींच लेगा और आपका पानी अभी ऊपर बह जाएगा। If the distance up to which a well affects the groundwater level is known as the radius of influence of a pumping well, if another well is installed within the radius of influence of already existing well, the effect of water level lowering will be compounded with two well called interference of well. अब ये डायग्राम है, ये एक ट्यूबवेल है, ये इसकी सबसॉइल वाटर था, ठीक है। अब ये उसकी 2 डायमेंशन में इसका ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में देखें तो फनल होती है, फनल समझते हैं, कीफ जिसे कहा जाता है। अब ऊपर से ये आपको कीफ नजर आ रही होगी कि ये ड्रा डाउन होता जा रहा है। ट्यूबवेल, ये आपका ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल बेसिकली जो उसके अंदर फिल्टर हम स्क्रीन डालते हैं वहां से पानी, दिस इज ट्यूबवेल, ठीक है। यहां से पानी में एक्सट्रैक्ट करके ऊपर ला रही है और ये पानी जमीन खींच रही है। अब दूसरा ट्यूबवेल भी आपने उसके इतना करीब लगा दिया कि इसकी कोन ऑफ डिप्रेशन ये बनती है, इसकी कोन ऑफ डिप्रेशन ये बनती है, और ये दोनों आपस में मर्ज हो गई कि ये पानी, अब ये पानी डिवाइड हो गया। अब डेफिनेटली अगर आपने दोनों को सक्सेसफुल चाहते हैं तो इसके कोन ऑफ डिप्रेशन यहां से ये यूं जाना चाहिए और ये ट्यूबवेल समवेयर यहां आना चाहिए, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से बचत में रहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज उधर मीटिंग है डीसी ऑफिस में। ये इसकी डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये कोन ऑफ डिप्रेशन अगर अब हम और करीब ट्यूबवेल कर देंगे तो कोन ऑफ डिप्रेशन एक दूसरे के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाएगी और ये दोनों के डिस्चार्ज कैपेसिटी पर अफेक्ट आएगा। इन पंजाब, the experiments hundreds of installed tube well indicates that the cone of influence of pumping well, also called the core of depression, varies from less than 1000 feet to more than 4000 feet. ये कोन ऑफ डिप्रेशन आपस में 400-500 फुट तक भी मर्ज हो जाती हैं और ये 4000 फुट तक भी मर्ज नहीं होती। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका, फिर वही बेसिक आपको इंजीनियरिंग नॉलेज देखना पड़ेगा कि आपका एरिया कैसा है, रिचार्ज कैसा है, ग्रेन पार्टिकल कैसे हैं, एक्वाफर कैसा है, एक्वाफर की स्पेसिफिक यील्ड कैसी है, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि 500-600 फुट से कम का ट्यूबवेल करीब ना लगाया जाए। एक थंब रूल समझ लीजिए, 500-600 फुट से कम पर ट्यूबवेल आपस में करीब मत लगाए जाए, अदरवाइज एक दूसरे के कोन ऑफ डिप्रेशन मर्ज होगी और आपके डिस्चार्ज कैपेसिटी जितने ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उस कोन के अंदर वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स, शैलो एंड डीप ट्यूबवेल्स। अच्छा, साइंटिफिकली या हमारे एकेडमिकली कुछ शैलो ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल की डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ शैलो ट्यूबवेल को रफली स्पीकिंग जो कम डेप्थ का है, अब कम क्या, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है, ज्यादा क्या, उसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। 400 फुट वाला भी डीप ट्यूबवेल है, 800 फुट वाला भी डीप ट्यूबवेल है। यू फॉलो माय पॉइंट? 400 फुट वाले को डीप ट्यूबवेल कहेंगे, 800 फुट वाले डेप्थ को भी डीप ट्यूबवेल कहेंगे, तो फिर फर्क क्या हुआ? कोई साइंटिफिक डेफिनेशन क्लियर कट नहीं है कि विच इज शैलो ट्यूबवेल और विच इज डीप ट्यूबवेल। शैलो ट्यूबवेल को फिर थोड़ा सा डिफाइन ये किया गया कि ऐसा ट्यूबवेल जो ऊपर का स्ट्रेटा का पानी ले रहा है, अपर स्ट्रेटा का पानी ले रहा है, जो जोन ऑफ हमने एरिएशन पहले पढ़ा था उसके करीब तरीन से पानी ले रहा है, जो हमारे नहर का पानी रिस रिस के नीचे चला गया, दरिया का पानी रिस रिस के नीचे चला गया, वहां से जो पानी, ये बारिश का पानी परकुलेट करके नीचे जाके एक्सट्रैक्ट करके वो नीचे कटा, उसको एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड शैलो ट्यूबवेल। वो 100 फुट हो सकता है, 150 फुट हो सकता है, 80 फुट हो सकता है, 90 फुट तक हो सकता है। मैंने सबसे कम डेप्थ का शैलो ट्यूबवेल जिंदगी में 80 फुट का लगाया हुआ ट्यूबवेल, जिसके अंदर बाकायदा सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है नहर के साथ, और डीप ट्यूबवेल लाहौर में 810 फुट तक बोर किए हुए हैं। उसको स्पेसिफिकली शैलो ट्यूबवेल कहेंगे। ड्रिलिंग टेक्निक एक जैसी, कन्वर्जन टेक्निक एक जैसी, फंक्शन टेक्निक एक जैसी, कोई फर्क नहीं है, लेकिन शैलो और डीप में से डेप्थ का फर्क है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब शैलो ट्यूबवेल के तरह शैलो वेल्स which derives its water from a water bearing surface formation below an impervious strata,
ऊपर का इम्परवेसर जो हमारी क्ले चल रही है उसके नीचे से जब आप पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो आपका कम डेप्थ पर उसको शैलो कहते हैं। एज शैलो इज जनरली पर्टिकुलरली लायबल टू पोल्यूशन, ये इसके अंदर गंदा ऊपर से कंटेमिनेटेड पानी नीचे जा रहा है तो ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेंस अ शैलो वेल स्किमिंग वेल इंस्टॉल्ड नियर द कैनाल गिव्स अ गुड क्वालिटी वाटर। अच्छा, स्किमिंग वेल क्या चीज है? शैलो ट्यूबवेल या स्किमिंग ट्यूबवेल? स्किमिंग, कभी स्किम्ड मिल्क का नाम सुना है आपने? क्या होता है? क्रीम कहाँ आती है? उसके अपर सरफेस पे होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अब पानी एक है जिसके अंदर सॉल्ट्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्वीट वाटर। स्वीट के अंदर चीनी नहीं होती। एब्सेंस ऑफ obnoxious सॉल्ट इज कॉल्ड स्वीट वाटर। उसके अंदर पानी के अंदर सॉल्ट्स नहीं है, वो स्वीट है, पानी के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा है तो वो आपका सलाइन या ब्रैकिश वाटर बन जाता है। ये बात क्लियर हो जाए? पानी मीठा क्यों कहते हैं? उसके अंदर वो सॉल्ट्स की मिकदार बहुत कम है जिसकी वजह से हमारे मुंह का जायका को वो स्वीट लगता है, और उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, खुदा ताला ने कोई चीनी नहीं उसमें घोल के रखी हुई। उसमें पानी ऐसे सॉल्ट्स नहीं है जो आपको टेस्ट दे रहे हैं, वो इसलिए स्वीट कहलाता है। अब स्वीट और सॉल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी में कौन से ज्यादा होगी? किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा? सेलाइन के ज्यादा, क्योंकि उसमें सॉल्ट पार्टिकल ज्यादा है। अब क्या होगा कि सेलाइन पार्ट पानी नीचे चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और जो स्वीट है जिसके अंदर पानी की सॉल्ट्स कम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। बालाई की तरह, स्किम्ड मिल्क की बालाई की तरह वो पानी ऊपर, सेलाइन पानी के ऊपर आ जाता है। और अब एक बारीक सा इसमें नुक्ता है कि नमकीन पानी भारी वो नीचे रहेगा, और स्वीट पानी जिसमें नमकियात कम है वो हल्का वो ऊपर आ जाएगा। अब हमने उस ऊपर वाले पानी को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग ट्यूबवेल या शैलो ट्यूबवेल, वो हम इस्तेमाल करते हैं नहर के करीब, क्योंकि बाकी तो सारा पानी आपका ब्रैकिश है। ये ऊपर स्किमिंग लेयर एक फिल्म बन जाती है, इट इज कॉल्ड लेंस या फिल्म कहलाती है। ये कब है? तो वो नहर का पानी भी, नहरें भी पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में बनी थी। 50 साल से पानी रिस रिस के 24 आवर्स अ डे पानी रिस रिस के नीचे जा रहा है, और वो पानी ऊपर वाला पानी स्प्रेस कर रहे हैं नीचे वाले सैलाइन वाटर को, वो नीचे की तरफ जाया जा रहा है, स्प्रेस पानी नीचे, और वो लेयर बनती जा रही है। किसी जमाने में 40-50 फुट पर नहर के साथ नलके लगते थे, अब नहर के साथ नलके भी 50 फुट, 60-70 फुट, 100 फुट पे लग रहे हैं। तो यही कि पानी, यही स्किमिंग पानी जो है ये नीचे की तरफ अब जाता जा रहा है। भावलपुर सिविल डिवीजन, सरगोदा सिविल डिवीजन, इसमें पानी आपका शैलो ट्यूबवेल्स इसलिए लगते हैं कि नहर के साथ साथ सिर्फ ट्यूबवेल लगते हैं। मुल्तान सिविल डिवीजन, गुजरांवाला सिविल डिवीजन, लाहौर सिविल डिवीजन, इसमें डीप ट्यूबवेल लगते हैं कि ऊपर वाला लेयर आपके ये है क्ले है, इम्परवियस है, इसके पानी परकुलेट करके नीचे कम जाता है। शैलो पानी नहीं है, कम है, डीप ट्यूबवेल में जाते हैं। इस इलाके के अंदर आप नोट करें कि चिकनी मिट्टी की ऊपर वाली टॉप लेयर ज्यादा है। इस इलाके का है कोई रहने वाला यहाँ पे करीब करीब? जी, गुजरांवाला सिविल डिवीजन के ज्यादा लाहौर के है। ये पानी की क्ले के मैं मिसाल देता हूँ कि इस इलाके में गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, इस इलाके में जमीन का पानी नीचे डीप में बहुत अच्छा है, ऊपर नहीं है, डीप ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। जमीन चिकनी मट्टी है, क्ले जिसे कहा जाता है। चावलों की ज्यादा फसल इसी तरफ इसलिए होती है कि ऊपर का पानी जो परकुलेट करके नीचे परकुलेट करके जाता नहीं है, ऊपर ही रखा जाता है, चावल उसमें बेहतरीन हो जाता है। अगर आप फैसलाबाद की तरफ चले जाए वहां चावल नहीं होता, बावलपुर, बावलनगर, रहीम खान चले जाए वहां चावल की फसल नहीं होती, कि पानी रिटेन ही नहीं हो सकता। पानी रिटेन करने के लिए रिटेंशन होगी तो चावल की फसल के लिए चाहिए। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। स्किमिंग ट्यूबवेल आपके यहाँ शैलो इलाकों में यहाँ नहीं चल सकते, नहर के साथ साथ चलेंगे, वहां अपने स्किमिंग ट्यूबवेल लगाते हैं, शैलो ट्यूबवेल लगाते हैं। डीप ट्यूबवेल जहां पानी आपने नीचे से लेना है, ये डीप ट्यूबवेल आते हैं। Shallow wells are drilled along the canals for tapping fresh groundwater, overlying a deep saline groundwater। ये तो बता दिया कि डीप सैलाइन वाटर के ऊपर जो पानी है वो कदरे उसके सॉल्ट्स कम होते हैं, वो हमें मीठा महसूस होता है। थिकनेस ऑफ दिस लेयर जनरली मैक्सिमम इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द कैनाल्स। जितना कैनाल के करीब जाते जाएंगे उसका पानी आपको कम गहराई से लेना पड़ेगा, जिन जो कैनाल से दूर होते जाएंगे वही कॉन ऑफ डिप्रेशन के तहत गहराई उसकी बढ़ती जाएगी, और वो जल्दी ब्रैकिश होने का उसका इम्कान है। ये 1 kg शैलो ट्यूबवेल 100-110 फुट डेप्थ तक बोर किया गया, ठीक है। यहाँ कोर सैंड आ गई थी, यहाँ इसकी क्ले है, सैंड प्लस क्ले,
फाइन सैंड आ गई, ये उसकी, दिस इज कॉल्ड द लिथोलॉजी। जो मैंने ऊपर मैंने लफ्ज सबसे पहले लिथोस्फीयर या लिथोलॉजी कही थी, ये एक क्ले है जो 8-9 फुट की है। फिर उसके बाद क्ले प्लस सैंड आ जाती है, जिसको आप भल कहते हैं, क्ले भी है उसमें सैंड भी मिक्स है। फिर उसके बाद फाइन सैंड आ जाती है, 35 फुट तक आ जाती है। फिर सैंड प्लस क्ले है, फिर सैंड, फाइन सैंड आ गई, फिर क्ले सैंड आ गई, नीचे मीडियम टू कोर्स सैंड आ गई। ये 56 टू 103 फीट तक आ गई है। ये तकरीबन 30-40 फुट का जो टुकड़ा आता है, इसमें कंटिन्यूस रेत आई है। अगर ऊपर आपकी नहर यहाँ चल रही है, जो पानी रिस रिस के जा रहा है कई डेकेड्स के बाद, इसमें आपके आप ट्रैप हो गए। अब यहाँ फिल्टर डालकर आप पानी निकाल सकते हैं। ये शैलो ट्यूबवेल है, 100-110 फुट, टोटल डेप्थ 103 फुट तक हमने इसको डेप्थ में कर दिया। These shallow tubewells are installed in Bahawalnagar, Bahawalpur, Toba Texing, Faisalabad, Surgodha districts along the canals for drinking water purpose to extract fresh groundwater. अब हम deep tubewell की आते हैं। A well which derives its water from below an impervious strata which prevents local rainfall from the existing. अब बाहर के rainfall का इस deep tubewell की सेहत पर कतई कोई असर नहीं पड़ता। वो 600-700 फुट तक है, 600-700 साल के बाद जाकर ये पानी परकुलेट करके नीचे जाएगा। अगर इसकी डीप ट्यूबवेल की सेहत पर कोई असर पड़ता है, जो नीचे बहुत गहराई से पानी लेकर आ रहे हैं, वो दिस इज डीप ट्यूबवेल। डीप ट्यूबवेल आर इंस्टॉल्ड इन पोठवार प्लेटो, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान सिविल डिवीजन्स। इनमें हम डीप ट्यूबवेल लगाते हैं। इनमें अगर किसी इलाके में जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद अगर पानी ब्रेकिश है, फिर आपने वो नहर के साथ स्कीमिंग ट्यूबवेल लगाना होगा। टेक्निक डिजाइन एक ही होता है। अब ये जो बिटोबे का आपने जिक्र किया, वहां पे ऊपर की जो 35 फुट की लेयर है वो पानी सूख पड़ा जी, ठीक है। उसके नीचे जैसे जैसे 1000 फुट तक भी जाए तो वो ब्रैकिश है। उस इलाके का पानी कुदरत ने ब्रैकिश है, कुदरती तौर पे ब्रैकिश है। अब ये पानी ऊपर का 35 फुट या 50 फुट तक का जो पानी अगर वहाँ स्वीट है, वो बारिश का पानी, क्योंकि पोरस सैंड, वो सैंडी इलाका है, वो उस रेत से परकुलेट करके नीचे बारिश का पानी परकुलेट करके जा चुका है, या जो नहरी निजाम है उसका पानी परकुलेट करके नीचे। ट्यूबवेल कैसे लगेगा नहर के किनारे। नहर के किनारे, नहर के किनारे वो 100 फुट तक पानी टोबे नीचे। में तो नहर करीब कोई नहीं गुजरती। टोबे के अंदर फिर दरिया के करीब से एक चिन्योट से पानी लेकर टोबे तक गए हुए हैं। फैसलाबाद को भी पानी दिया गया जी, ऐसे ही है। जी। फिर आपको कहीं ना कहीं सोर्स आपको देखने पड़ते। अभी जिस तरह आपने ग्राउंड पे पानी लगाना है, जो सर आपसे पहले भी एक दफा डिस्कस हुई थी, तो वहां पे तो अगर हम इतनी लंबी लाइन लेते हैं जी। वो तो फिजिबल ही नहीं है किसी सूरत में। नहीं, लाजमी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका तो देखिए कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। पानी नहीं है तो फिर बोतल में पानी लाना पड़ेगा, पीना तो है ना। उसमें तरीकाकार जो हमने तैयार किया था वो ये था कि वैसे हम जो है क्वार्टर के लिए 10 इंच की केसिंग डालते हैं, यहाँ पे हमने वो केसिंग की थी 12 इंच की। अच्छा, उसके बाद फिल्टर डाला था ऊपर वाली सतह पे 35 फुट के अंदर, और नीचे ट्यूब की सूरत में उसको तकरीबन 200 फुट। एक्चुअली वो हमने छोटा एक ना वेल समझ ले, वेल बनाते हैं, ठीक है, कि ऊपर का पानी रिसेस के नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहां से। ये भी एक टेक्निक ही है कि आपने किस तरीके से पानी अडॉप्शन ही हमने की थी। वो ठीक है प्रोसेस। हाँ, वो चल रहा है। पानी आपका ट्यूबवेल वही है, 35 फुट का ही है। नीचे आपने स्टोरेज बनाई हुई है, हाँ, पानी नीचे से नहीं आ रहा, पानी ऊपर से पानी वो 35 फुट का ही है। 35 फुट से नीचे जा रहा है, पानी 35 फुट के नीचे इकट्ठा हो रहा है, वो ग्रेविटी तो नीचे गिर रहा है, आप वहां से बाद में इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बेहतरीन फिर हाल ये है कि बैटरी ऑफ ट्यूबवेल लगाया जाता है, छोटे छोटे 0.1-0.05 क्यूसेक कैपेसिटी के छोटे छोटे ट्यूबवेल 35 फुट के, इनके अंदर वेल पॉइंट ड्रिल करके लगा देते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे हम पानी सक करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहां से पंप करके आके देते हैं। इसका वेल पॉइंट सिस्टम बिल्कुल लगे हुए इधर भावलनगर में भी यही लगे होंगे, वहां का भी यही है कि 50 फुट तक जी, 2-2 इंच के जी, बिल्कुल ऐसे वो छोटा वेल पॉइंट सिस्टम उसको कहा जाता है, या छोटे नलके कह लीजिए। 10-12 आपने नलके लगा दिए, 10-12 नलकों का पानी इकट्ठा करके एक जगह हम स्टोर कर लेंगे, वहां से पंप करके ऊपर आके ले जाएंगे। जो आपने मिसाल दी सर, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ ट्यूबवेल, इसमें डिजाइन ऑफ ट्यूबवेल में हमने करना क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल हमें रिक्वायरमेंट कितनी है ये हमें करना है। डेप्थ एंड डायमीटर बोरहोल चाहिए आपको कितने डेप्थ का चाहिए ट्यूबवेल। अगर आपको चाहिए आधा क्यूसेक का, क्वार्टर क्यूसेक का, और मुझे चाहिए अगर 2 क्यूसेक का लाहौर में लगाना, दोनों का डायमीटर ऑफ द बोरहोल डिफरेंट होगा। ठीक है, मुझे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, आपका डायमीटर कम होगा, मेरा डायमीटर ज्यादा होगा उसके। ठीक है, डेप्थ एंड लेंथ और डायमीटर ऑफ पाइप। अब हम बेसिकली ट्यूबवेल हमने स्किन की लेंथ को डिसाइड करने कितनी होनी चाहिए ताकि आपका पानी आपकी स्पेसिफिक यील्ड वो आनी चाहिए। लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द हाउसिंग पाइप,
ये आपके वाटर टेबल पर डिपेंड करती है कि कहाँ तक आपने ये पंपिंग सेटिंग वाटर टेबल कहाँ है, कितनी गहरी तक आपने पानी उठा के ले जाना है। ग्रेविटी खुद ब खुद ग्रेविटी फ्लो तक पानी आ सकता है, वहां से ऊपर आपने पानी एक्सट्रैक्ट करना है। हाउसिंग पाइप किस किस मटेरियल का हो सकता है? एमएस हो सकता है, ग्लास रिइंफोर्स्ड पाइप हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, पीवीसी हो सकती है। स्क्रीन आपकी अपने इसको हमने डायमीटर लेंथ हमने डिसाइड करनी है, ये स्लॉट साइज डिसाइड करना है, और ये किस चीज पे होती है? ब्रास का हो सकता है स्ट्रेनर, फिल्टर, या स्क्रीन, या स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, या पीवीसी हो सकती है, या फाइबर ग्लास की हो सकती है। इसका जरा इन डिटेल बता दें, स्ट्रेनर वाला ना, ये जो स्क्रीन वाला है, जी ये डिजाइन आप जी, अभी आगे उसी ना जी वही उसी डिटेल पर जा रहे हैं कि वो डिजाइनर स्क्रीन कैसे करते हैं। हम्म। ब्रास की स्क्रीन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगाई जा रही। उसकी रीजन ये नहीं है कि ये बुरा है, रीजन सिर्फ ये है कि बहुत अच्छा है, इसकी लाइफ बहुत बेहतर है, लेकिन इसका शेड्यूल एमआरएस के अंदर रेट कम है और मार्केट में इसका रेट ज्यादा है। वो गवर्नमेंट इसका रेटिंग है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स को वारे नहीं खाता, कॉन्ट्रैक्टर चीखते हैं, तो इसलिए नहीं लगाया जाता। स्टेनलेस स्टील की पाकिस्तान में बनी नहीं है, हॉलैंड से, जर्मनी से, यूरोप से कुछ इंपोर्ट की गई हैं, ये वहां से बनकर आ रही हैं। इनकी लाइफ 100 ईयर्स तक है, और ये वास्ता ने कुछ मंगवाई हैं, लगाई, इंस्टॉल की हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकता। पिंडी में हमने लगवाए थे, आपने पिंडी में लगवाया स्टेनलेस स्टील की, इंपोर्टेड इम्पोर्टेड आती है पाकिस्तान, अभी इस पर टेक्नोलॉजी नहीं। पीवीसी की बहुत आम है, हर जगह मिल जाती है, बना रहे हैं, कर रहे हैं। फाइबर ग्लास की हर जगह आम है, ज्यादा इन एबंडेंस यूज हो रही है पीवीसी एंड फाइबर ग्लास की, और उसके बाद आती है ब्रास की। ठीक है, साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ ग्रेवल पैक। अब ये ग्रेवल पैक भी हम इसको श्राउडिंग मटेरियल कहते हैं, ड्रिल करने के बाद, फिल्टर ट्यूबल डालने के बाद, उसके बाद हम इसको ग्रेवल पैक डालकर भी हम इसको पैकिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आगे डिस्कस करते हैं। अब एक ट्यूबवेल की स्क्रीन की डिजाइनिंग बेसिक चीज है। स्कार्प एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हमारे वाटर लॉगिंग एरिया में, वापटा ने, ये सर रहीम यार खान तक लगे हैं, सिंध में भी लगे हैं। ये 15,000 के करीब वापटा ने ट्यूबवेल लगाए थे स्टडी करने के बाद। इनका पानी वाटर टेबल डाउन करे, पानी निकाल के सेम नालों के जरिए फिर हमने इनको दरियाओं तक पहुंचा दिया था, पानी, जमीन का पानी निकाल कर। उन्होंने एक लेंथ ऑफ स्क्रीन का एक फार्मूला डिवाइस किया था तजुर्बे के बाद। ये अब एस्टेब्लिश्ड है, जो पब्लिक हेल्थ, मैं भी इसी फार्मूले के तहत लेंथ ऑफ स्क्रीन डिसाइड करता हूँ, और हमारे एशियन बैंक के प्रोजेक्ट के तहत भी हमने इसी तक किया था, और ये बहुत बेहतरीन शानदार है। 1.32 क्यू डिवाइडेड बाई के इंटू एच। ये मैं आपको नोट्स भी, एक ईमेल है, आप ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये लेंथ ऑफ स्क्रीन, ये पाकिस्तान के अंदर के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। ये हमने यहाँ के लिथोलॉजी, यहाँ के स्टेटा को मद्देनजर रखते हुए ये स्क्रीन लेंथ वापटा ने एक फार्मूला डिवाइस किया था, 1.32 क्यू ओवर के इंटू एच। क्यू है डिस्चार्ज इन क्यूसिक। अब ये इंपेरिकल फार्मूला है। अच्छा, इसमें अब यूनिट्स यही होंगे जो इसमें अब आप सुने। ये क्यू क्यूबिक फीट पर सेकेंड, के इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन फीट पर सेकेंड, जो मैं आपको वेलोसिटी बता रहा था, फिट पर डे या फिट पर ईयर आपको बताए थे कि वो है कि कितनी, जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना आपकी लेंथ ऑफ स्क्रीन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एच इज द ड्रॉ डाउन। ठीक है, 3 फैक्टर, आपको डिस्चार्ज कितना चाहिए, उस इलाके के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, स्ट्रेटा का क्या है, और ड्रॉ डाउन कितना है, इससे आपको लेंथ ऑफ स्क्रीन मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका Q6 का फार्मूला, फीट पर सेकंड का फार्मूला, और फिट, ये 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब हमने मिसाल के तौर पर K इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड टू मीडियम सैंड है, जो लूज डेंस है, हल्की ऐसे डेंस नहीं है, हाथ लगाएं तो ऐसे निकल आती है, लूज सैंड है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 5.6 और 10,000, 0.0005 से लेकर 0.0013 तक आती है। ये उसकी रेंज दी है फिट पर सेकंड। मीडियम सैंड है, उसकी ये रेंज है। ये वापटा वालों ने जो 15,000 ट्यूबवेल लगाए थे पूरे पंजाब के इलाके के अंदर जहां स्कार्प लगे थे, ये उन्होंने वैल्यूज कैलकुलेट करके ये उन्होंने रेंज बना के दे दी है। मीडियम सैंड है, जो डेंस है, थोड़ी सी मीडियम सैंड है, लेकिन थोड़ी आपस में गुठी हुई सैंड है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और कम है, 5.6 से 4.9 से 3.3। ठीक है, आपकी लूज है, उसकी वैल्यू और है, मीडियम है लेकिन मीडियम डेंस है, उसकी और है, थोड़ी सी डेंस सॉइल है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, अब पंजाब के अंदर प्लेन रीजन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 0.00116 फीट पर सेकंड ली गई है। अब आप इसको 0.00116 को आप 60 से ज़रब दें, फिर 60 से ज़रब दें, फिर 24 से ज़रब दें, अब देखें कि कितने दिन में वो कितने फुट पानी चल कर आ रहा होता। ठीक हो गया। अब
अब हम कैलकुलेट करते हैं 0.25 क्यूसेक डिस्चार्ज प्लेन रीजन ऑफ पंजाब, आपका क्वार्टर क्यूसेक का है, लेट से क्वार्टर से हाफ तक का होता है, क्वार्टर से हाफ का। अब क्वेश्चन में परमिलिटी आपने 0.00116 फीट पर सेकंड लिया, आपने ड्रॉ डाउन आपने 10 फुट एज्यूम किया, इससे ज्यादा का पानी हम ड्रेन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको नीचे ज्यादा गहरा जाना पड़ता है और आपको फिल्टर की लेंथ बढ़ाना पड़ती है। ठीक हो गया। इस इक्वेशन के तहत 1.32 मल्टीप्लाई बाय 0.25 क्यू अच्छा, इस फॉर्मूला के तहत आपका 1.32 into 0.25 क्यूसेक डिस्चार्ज 0.00116 डिवाइड बाय 10 फीट, तो 28 फीट की आपका ये आ गया लेंथ ऑफ स्क्रीन रिक्वायर्ड है फिल्टर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम सेफ्टी मार्जिन भी रख लेते हैं 0.28 आपका इस फॉर्मूला के तहत आएगा, 2.8 अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट या 30 फुट का भी डाल दें तो इट्स गुड इनफ, आपका क्वार्टर क्यूसेक का पानी ये देगा। अब इसका डायमीटर का जिक्र ही कोई नहीं है, आपने क्वेश्चन किसी ने नहीं किया जी, आप तो लेंथ तो कैलकुलेट कर ली, डायमीटर किधर है इसका। अब मैं उसको बताता हूँ, ये एक्चुअली इट इज नॉट द लेंथ ऑफ स्क्रीन, इट इज द लेंथ ऑफ एक्वाफर, डेप्थ ऑफ एक्वाफर। ऊपर मैंने आपको 40 फीट की, याद करें एक मिसाल दी थी 2 मील के अंदर, वो 40 फुट की रेत की आपको मैंने बेड की एक मिसाल दी थी, ये इसने वो कैलकुलेट किया। यू गॉट माय पॉइंट। अब आपको उस मिसाल देने का रीजन समझ आया कि क्या है लेंथ ऑफ स्क्रीन। तो हम ये कहते हैं कि इस इतना एक्वाफर चाहिए तो इतनी हमें स्क्रीन लेंथ दे दें तो हमारे लिए गुड इनफ हो जाएगा। साइंस ने कैलकुलेट, इंजीनियर्स ने किया 1.32 क्यू ओवर हेड लॉस इनटू कोएफिशिएंट परमेबिलिटी, इट इज द डेप्थ ऑफ एक्वाफर, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ स्क्रीन। ये डेप्थ ऑफ एक्वाफर इतना हमें चाहिए, आपको 0.25 क्यूसेक डिस्चार्ज इस कोएफिशिएंट परमेबिलिटी के तहत आपको पानी देता रहेगा। हम हमें इतना डेप्थ ऑफ एक्वाफर चाहिए तो हम इतनी ही स्क्रीन एडजस्ट कर देते इसके अंदर। ये सर 0.25 की है कि 30 फीट आ रही है हमारी, 40 फीट की अगर है, अगर 1 का लगाते हैं तो 40 से ज्यादा चाहिए होगी, ऑब्वियसली फिर ज्यादा चाहिए होगी। एक्वाफर है उधर तो जगह 40 की है, 40 की है, फिर आप वहां तक एक टुकड़ा वहां डाल देंगे, फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे, कहीं और ढूंढेंगे, फिर और नीचे की तरफ जाएंगे और ढूंढेंगे, फिर कहीं और नीचे जाएंगे, फिर और। फिल्टर मीड आपका जो स्क्रीन है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह 10 जगह डाला जा सकता है। ऊपर मैंने कई जगह कहा सेवरल फीट से लेकर 100 फीट तक जाती है और मुख्तलिफ लोकेशंस में कुदरत ने पानी रखा हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट। एक जगह पर नहीं, मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ जहाँ पे क्ले आएगी हम नहीं डालेंगे, नहीं, क्ले में से पानी आपको पहले कहते एक्विटार्ड एक्विक्लूड और एक्वाफर कर चुके थे, डालेंगे एक्वाफर में, डालेंगे एक्वाफर में, और एक्वाफर कहीं 5 फुट की है तो हम 4 फुट का फिल्टर डाल देंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि 35 फुट का टोवर टैक्सिंग के इलाके मजबूरी है कि हम ये अब 40 फुट की मुझे टोटल लेंथ ऑफ एक्वाफर चाहिए। अब मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि 40 फुट की स्क्रीन एक जगह डाली, कहीं जिक्र नहीं किया मैंने ये। अब ये 30 फुट का मुझे एक्वाफर चाहिए जहां मुझे स्क्रीन डालनी है। ये 30 फुट का एक्वाफर आपके 3 जगहों पर आएगा, 10 फुट के मैं 3 टुकड़ा डाल दूंगा। 30 फुट का टुकड़ा इकट्ठा कहीं रेत का आगे मीडियम साइज तो मैं इकट्ठा डाल दूंगा टुकड़ा। अब आपको क्लियर हो गया, दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ स्क्रीन, दिस इज द लेंथ, दिस इज द डेप्थ ऑफ द एक्वाफर रिक्वायर्ड टू गिव दिस स्पेसिफिक यील्ड ऑफ वाटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब हमने डायमीटर की तरफ सोचेंगे कि डायमीटर कौन सा आना चाहिए। अभी तक हाँ आपने उसमें देखे कहीं भी डायमीटर का लफ्ज नहीं है, ये लेंथ ऑफ एक्वाफर है। हम इसको कोरिलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ स्क्रीन, जो हमें इसमें डालना है। सॉरी, डायमीटर ऑफ द ट्यूबवेल, वो अब हम अपने एक्सपीरियंस की बिना पर आगे करते जाएंगे ना, जी ना करें बात। ठीक है। अब हमने इसकी एंटर वेलोसिटी रखनी है कि एक खास रेंज है, साइंटिस्ट ने डिसाइड करके रखी हुई है कि आप एंट्रेंस वेलोसिटी इसकी कितनी रखनी है, 0.5 फीट पर सेकंड से, यानी कि जितनी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब आला जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र जनाब आला। अच्छा
अच्छा, उसमें दो चीजें हैं जो स्ट्रेनर मुख्तलिफ जगहों पर डालने का, हमें एक्वा फर्क नहीं मिल रहा होता। लाहौर में 80-90 फुट के ऊपर सैंड मौजूद है, लेकिन वो ड्राई है, उसकी कोई स्पेसिफिक यील्ड नहीं है, वहां नहीं डालते, अब टुकड़ों में डालते जा रहे हैं। अब मुझे इस स्पेसिफिक डिस्चार्ज के लिए, इस स्पेसिफिक डिस्चार्ज 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक डिस्चार्ज, क्वार्टर क्यूसेक जितने डिस्चार्ज के लिए, अगर मुझे क्वार्टर क्यूसेक के लिए 30 फुट चाहिए, तो रफली 120 फुट अगर मुझे चाहिए 1 क्यूसेक के लिए, अगर स्ट्रेनर चाहिए, अगर 120 फुट के मेरे पास एक एक्वाफर नहीं आया, 3 जगहों पर एक्वाफर आया तो 3 जगहों पर मैं स्क्रीन डालूंगा, 8 जगहों पर आया तो 8 जगहों पर स्क्रीन डाली जाएगी। जेहलम के इलाके में, पोठौर के इलाके में 8-8 फुट, 4-4 फुट, 10-10 फुट की स्क्रीन साहब ने ट्यूबवेल डाले हुए हैं कि वहां 4-4, 5-5, 6-6 जगहों पर फिल्टर डाला जाता है। मैंने पब्बी का इलाका, सराय आलमगीर के इलाके में ट्यूबवेल बोरके में 8 जगहों पर 4-4 फुट के स्क्रीन डाली, 32 फुट की लेंथ आई थी, तब जाकर आधा क्यूसेक पानी निकला था। 4-4 फुट के 8 जगहों पे टुकड़े डाले गए, दरमियान के क्या, दरमियान में ब्लाइंड पाइप, रेत आ गई, ब्लाइंड पाइप डाल दिया, फिर रेत आ गई, फिल्टर डाल दिया, फिर क्ले आ गई, ब्लाइंड पाइप डाल दिया, फिर रेत आ गई, टुकड़ा डाल दिया। वो तकरीबन कुछ 400 फुट 500 फुट गहराई के अंदर 32 फुट का टोटल फिल्टर डाला और क्वार्टर क्यूसेक पानी निकला। कि वहां पानी कम है, इसी पे इक्तफा करें, आयाशी नहीं हो सकती। अब वो 32 फुट का फिल्टर डालने के लिए मुझे आधा क्वार्टर क्यूसेक के लिए अच्छा जी, अब एंट्रेंस वेलोसिटी हमने अभी तक डायमीटर कहीं डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब हमने एक एक्सपीरियंस पंजाब के अंदर स्कार्प ने जो 15,000 ट्यूबवेल, या पब्लिक हेल्थ ने कोई 1,000, 1,500, 2,000 ट्यूबवेल लगाए, या वासा ने लाहौर के अंदर 700-800 ट्यूबवेल लगाए, उसके अंदर उन्होंने कुछ रेंजेस हमने डेवलप कर दी हैं कि क्या रेंज होनी चाहिए डायमीटर ऑफ स्क्रीन। डायमीटर अगर हम चेंज कर लगाते हैं फिल्टर स्क्रीन डायमीटर और एक जगह 12 इंच का लगा देते हैं, लेंथ एक जैसी रखते हैं, आपके ख्याल में डिस्चार्ज उसका चेंज और 12 इंच का डबल होगा कि नहीं होगा? चेंज का डेफिनेटली कम होगा, लेकिन क्या 6 से सेम लेंथ ऑफ स्क्रीन, एक का डायमीटर चेंज है, एक का डायमीटर 12 इंच है, क्या डिस्चार्ज उससे 6 से 12 किया तो डबल होगा कि नहीं होगा? आपके जनरल जहन में क्या आता है? बिल्कुल नहीं होगा। वेलोसिटी उसकी डायमीटर बढ़ने से अच्छा, इसकी एंट्रेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एंट्रेंस वेलोसिटी जब उसके ज्यादा करेंगे तो आपका स्लॉट साइज ज्यादा करेंगे तो उसका डायमीटर बड़ा होगा, अदरवाइज उसका एरिया बढ़ाने से, उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ाने से उसके डिस्चार्ज कैपेसिटी नहीं बढ़ती। एक खास फीसद तक तो बढ़ेगा। 6 इंच का अगर आधा क्यूसेक आ रहा है तो 12 इंच का करने से 0.5 से 0.6 तक का हो जाएगा, इट विल नॉट बिकम 1 क्यूसेक, याद रखिएगा, डबल बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 इंच के हमने स्क्रीन एज्यूम कर रहे हैं, स्क्रीन का 10% हम टोटल सर्कमफ्रेंस के एरिया में स्लॉट्स डालेंगे, सुराख करेंगे 10%, इससे ज्यादा करते हैं तो स्क्रीन आपकी
क्रम्बल हो जाती है, फिस जाती है, टूट जाती है, फिस जाती है, वो अपना वजन नहीं उठा सकती। टोटल उसके अंदर सुराख 10% एज्यूम किए जाएंगे, इतने होने चाहिए। बाकी सारा उसका स्पॉट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ब्लाइंड होना चाहिए। टोटल स्पॉट एरिया उसका 10% का 8/12 8 इंच की साइज के लिए उसका सर्कमफ्रेंस इंटू 30 फुट की ये हमने लेंथ ली है, तो उसका 6.28 स्क्वायर फीट बनता है। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी 0.25 क्यूसेक डिवाइड 6.038 फीट पर सेकंड इसकी हमारी एंट्रेंस वेलोसिटी बढ़ी है, और इसके परमिसिबल लिमिट 0.1 फीट पर सेकंड इज द मैक्सिमम अलाउएबल एंट्रेंस वेलोसिटी। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ स्क्रीन एंड ट्यूबवेल। डायमीटर अभी हम जिक्र कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्चार्ज ऑफ द ट्यूबवेल एंड इट्स डायमीटर इज लॉगरिथमिकली प्रोपोर्शनल एंड हेंस बाय डबलिंग द डायमीटर ऑफ अ स्क्रीन द डिस्चार्ज मे इंक्रीज बाय ओनली 10%। कि ये मत सोचे कि जी कि आपको आधा क्यूसेक पानी चाहिए तो 30 फुट की लेंथ आप 12 इंच की स्क्रीन डाल दें तो आपको 1 क्यूसेक पानी मिल जाएगा, कतन नहीं मिलेगा। 0.5 से आपका 0.6 क्यूसेक तक तो जा सकता है, बट इट विल नॉट एक्रू 1 क्यूसेक। ठीक है, generally 6 inch diameter screen is adopted for tubewells having discharge up to 0.5 cubic। 6 इंच की स्क्रीन आधा क्यूसिक के लिए इट्स गुड एनफ। बाकी आपने लेंथ ऑफ एक्वाफर वहां से कैलकुलेट करनी है, डायमीटर आपका ये आ जाता है। 8 इंच डायमीटर की आपने स्क्रीन का भी इस्तेमाल करके 1 क्यूसिक तक 0.5 से 0.75 1 क्यूसिक का ट्यूबवेल लगाना, तो 8 इंच की स्क्रीन गुड एनफ। 10 इंच 12 इंच की स्क्रीन लगाएंगे जब 2 क्यूसिक का आपने ट्यूबवेल लगाना। ये प्रैक्टिस थंब रूल आप कर लीजिए। ठीक है, अब आपने ट्यूबवेल का अब ड्रिलिंग भी पढ़ेंगे। ड्रिलिंग आपके किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट और रिवर्स रोटी, दो ही तरीके से करते हैं। परकशन से तो नहीं करते, यहाँ सिंपल ही है। ठीक हो गया, अब पहले मेरे ख्याल उस पर चले। ड्रिलिंग मेथड, डायरेक्ट रोटरी ड्रिलिंग टेक्निक और रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग टेक्निक है, ये परकशन मेथड है। परकशन मेथड बेसिकली बोकी वाला मेथड, फक नीचे मटेरियल बाहर निकाला, फिर नीचे, फिर बाहर निकाला। ये शैलो डेप्थ्स के लिए तो काफी, और छोटे डायमीटर के लिए मैक्सिमम ये परकशन का जो हमारे पास मैनुअली आजकल आ रहा है, जो नलके का बोर होता है 4 इंच तक का हो सकता है। इससे ज्यादा का अगर आपने बोर करवाना हो तो फिर आपको मशीन के जरिए मैकेनाइज बोर करना पड़ता है। वो दो तरीके हैं, डायरेक्ट रोटरी और रिवर्स रोटरी, जिसको रिग मशीन कहा जाता है। पोठवार के एरिया में डायरेक्ट रोटरी ड्रिलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, और हमारे गुजरात से लेकर अप टू रहीम यार खान रिवर्स रोटरी ड्रिलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली प्रिंसिपल मामूली सा फर्क है पानी के फ्लो का, बाकी एक ही चीज है। Direct drilling rotary technique. Under this technique, the hole is drilled by rapid rotation of a rotating bit. एक bit लगी होती है जो तेजी से मूव कर रही होती है जमीन के अंदर। The cuttings, जो मटेरियल कट किया जाता है अंडरग्राउंड फॉर्मेशन, are removed by continuous circulation of a drilling fluid. ये पानी के अंदर घुलता है और उस कटिंग को घोले हुए पानी के अंदर मड की शक्ल में या हाईली विस्कस वाटर की शक्ल में बाहर निकाला जाता है। In direct rotation system, the drilling fluid is forced driven under pressure with the help of mud pump through the drilling pipes and comes out through the nozzle of a bit. पाइप के अंदर से हम प्रेशर के जरिए पानी नीचे डालते हैं, घूम रही होती है, काटती जाती है, पानी का प्रेशर वो साइडों पे निकलती जाती है, और जो बाकी एनुअल स्पेस है आपका बिट और जो बोर नीचे होता जा रहा है। पाइप का डायमीटर होता है 6 इंच 8 इंच, बिट का साइज नीचे थोड़ा बड़ा होता है, विजुअलाइज कभी ड्रिल की भी आपने। बिट का साइज होता है 15 इंच 18 इंच के बिट होती है, ऊपर 6 इंच का पाइप लगा होता है। पानी प्रेशर के जरिए उस पाइप के अंदर जा रहा होता है, बिट नीचे से घूमती जाती है, काटती जाती है, और पानी प्रेशर के साथ वो नीचे फेंकता जाता है, मट्टी हटती जाती है और पानी एनुअल स्पेस से बाहर निकलता आता है। जो वेल नहीं बनाया होता जिसमें पानी आ रहा ये अब डायग्राम बनाने की कोई जगह नहीं बना के देता कि इस व्हाइट बोर्ड होता। तो वेल आपका है 18 इंच 24 इंच डायमीटर का होता है, उसके अंदर बिट आपके 15 इंच 18 इंच की चल रही होती है, उसके ऊपर आपका एक रॉड चल रहा होता है, पाइप चल रहा होता है जिसको घुमा रहे होता है, बिट काट रही होती है वो पाइप के जरिए, और पंप आपका पानी प्रेशर के साथ उस पानी के जरिए नीचे डाल रहा होता है। ठीक है, नोजल के जरिए नीचे से निकलता है पानी, उसे कटाई हो रही है, नीचे घूम रहा है पानी, और पानी मट्टी के जरिए, रेत मट्टी जो भी पत्थर है वो बाहर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये है डायरेक्ट रोटी। और रिवर्स रोटी इसका रिवर्स है, पानी डायरेक्ट में इस पाइप के अंदर से पानी डालते हैं, और रिवर्स में इसके अंदर से पानी सक कर रहे हैं। पानी बाहर एनुअल स्पेस से अंदर जा रहा है और इसके अंदर से सक कर रहे हैं। सिंपल बेसिक फर्क ये है, वरना दोनों एक ही रोटेशन के तहत, एक ही टेक्निक के तहत करते हैं, डायरेक्ट रोटरी और रिवर्स रोटरी के तहत। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने पहले उसका था कि जहां साहब ने काम किया हुआ वो है थोड़ा सा सेमी हिली एरिया, ये हिली एरिया, वहां हम ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट रोटरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट रोटरी पानी प्रेशर के जरिए हम अंदर डाल रहे होते हैं, उसको काटती है बिट, फिर वो बाहर निकल आता है घुलकर। उधर पोरस, उधर पोरोसिटी डिफरेंट है हमारे यहाँ के पंजाब से, सॉइल की फॉर्मेशन डिफरेंट है हमारे सेंट्रल पंजाब से। यहाँ हमें पानी प्रेशर के डालने की जरूरत कतई नहीं पेश आती, यानी कि उसके पानी बिटिंग कटिंग बिट भी सॉइल को काट रही होती है, पानी का प्रेशर भी उसको तोड़ होता है। यहाँ हमें जरूरत नहीं है, सॉफ्ट है, लूज मटेरियल है, हमारे पास रेत है या क्ले है, तो आराम से कट जाती है। हम पानी जो साइडों से आ रहा है उसमें से जब बिट चल रही होती है, मट्टी घुल रही होती है, हम आराम से पानी से पंप से बाहर कर रहे होते हैं। उसके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसके अंदर एनर्जी कम चाहिए होती है, फर्क सिर्फ यही है। अब ये डायरेक्ट रोटरी की एक टेक्निक है कि पानी इस ड्रिलिंग फ्लूइड के अंदर, ड्रिलिंग रॉड के अंदर से आती है बिट के नीचे से। अब ये प्रेशर के जरिए इसको काटता जाता है और ये एनुअल स्पेस है, इस एनुअल स्पेस के जरिए पानी बाहर आ रहा है। ये कोई एक डायग्राम है रिग मशीन के, ठीक है। इस एनुअल स्पेस, एन्यूलर जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है उसको एनुअल स्पेस कहते हैं, उससे ये बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये पानी इसके अंदर हम पंप के जरिए, प्रेशर के जरिए इसके अंदर नीचे भेजते हैं, ये बिट और इसको पानी के प्रेशर से इसको सॉइल को काटा जाता है, ठीक है। रिवर्स में सिर्फ उसका मैंने पहले बता दिया कि रिवर्स में डिफरेंट हो जाता है। ये है रिवर्स में, पानी इधर से बाहर से आता है और बिट वाली जगह से अंदर इसे खींच लिया जाता है। बेसिक टेक्निक का सिर्फ यही फर्क है और रेस्ट इज सेम। मशीन की शक्ल भी एक जैसी होती है, सब कुछ एक जैसा होता है, सिर्फ उसके पानी की इनफ्लो और आउटफ्लो का ये डिफरेंस आ गया। इट इज कॉल्ड रिवर्स रोटरी और डायरेक्ट रोटरी। स्क्रीन भी आ गई। अब हम एक छोटा सा टॉपिक हमने ट्यूबवेल ड्रिल कर लिया, एक्वाफर आपको पता चल गया। इलेक्ट्रिक वेल लॉगिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अब वेल लॉगिंग का आ गया है हमारे यहाँ। जब ये रिग के जरिए मड फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, हमें 100% एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि रेत कहाँ आई है, 3-4 फुट का फर्क आ जाता है। जो आदमी डब्बे में बैठा उसका सॉइल स्टेटा कटा कर रहा होता है, बाज़ औक़ात सिगरेट पीने लग गया, मशीन तो चल रही है, वो 2 फुट 3 फुट ऊपर नीचे भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट कि जब तक आपके 35 फुट के बाद रेत शुरू हो गई, हो सकता है वो बताया कि नहीं जी ये तो 40 फुट तो रेत शुरू हुई है, एग्जैक्ट हो सकता है 35 फुट पर, हो सकता है 30 फुट पर, हो सकता है 40 पर भी ना हो रही हो, ठीक है। वो आपको जब बताता है कि ये हो गया, वो टेंटेटिव जब सॉइल स्टेटा आपका बोरिंग के दौरान इकट्ठा किया जा रहा था, क्ले, सैंड, सिल्ट, फ्ला 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 फ्ला, उसके लिए आप डिसाइड करते हैं किस किस डायग्राम के अंदर। वो पहले आपको डायग्राम बता दी कि आपने वो डायग्राम बना ली, कहाँ कहाँ क्ले है, कहाँ सिल्ट है, कहाँ सैंड है, कहाँ कोर सैंड है, कहाँ मीडियम सैंड है, कहाँ आपने फिल्टर डालना है, वो आपने फिल्टर डिसाइड कर लिया, आपने डायमीटर डिसाइड कर लिया, आपको एकोमोडेट करना है वहां आपने। अब उस एकोमोडेशन पर आपने देखना है कि किस जगह डालना है, एग्जैक्ट कहाँ डालना है। अगर आपका 1 फुट का फिल्टर, 1 फुट की स्क्रीन मड में चली गई, ऊपर वाली लेयर इम्परवियस में, आपका 1 फुट तो जाया हो गया और वहां से सारी जिंदगी आपको मट्टी घुल घुल के आती रहेगी। बाज़ औक़ात आपको पानी के अंदर से ऐसे फील होता है जैसे मट्टी की स्मेल आ रही होती है, वो वाली मट्टी आ रही होती है। रेत के अंदर कोई स्मेल नहीं आ सकती, वो आपका सही जगह पर फिल्टर मीडिया प्लेस ना होने की वजह से आ रहा है। तो उसके लिए पहले जमाने में ऐसा फिल्टर लगते नहीं, लॉगिंग नहीं थी, लेकिन जब हम पाकिस्तान में वेल लॉगिंग मशीनें आ गई हैं, हम इसके अंदर लॉगर डाल के एग्जैक्ट देख लेते हैं कि किस जगह क्या रेत है। अच्छा वो रेत, अच्छा फिर मतलब लॉगर आपको रेत नहीं बताता कहाँ है, वो बताता है कि किस जगह पर आपका पानी की क्वालिटी अच्छी है। रेत का साइज वो एक उनका एसपी चार्ट के असेसमेंट है, वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट वापडा स्कार्प ट्यूबवेलों के तहत उन्होंने कैमरा डिवाइस किया था कि पानी जब डेवलप हो जाता है नीचे सारा थ्रू आउट ट्यूब के अंदर पानी साफ हो जाता है, फिर वो कैमरा डाल के एंडोस्कोपी के तहत हम देखा जा सकता है, जैसे इंसान के मेदे के अंदर एंडोस्कोपी कैमरा डाल दिया, तो वो कैमरा डाला जाता है कहाँ कहाँ एग्जैक्ट रेत है। अब वो जब हमारा ट्यूबवेल ड्रिल हो गया तो हमने एक टेंटेटिव डायग्राम बना ली, कहाँ रेत है, कहाँ आपकी मट्टी है, किस जगह पर आपका एक्वाफर आता है, इस एक्वाफर के अंदर हमने डालना है ये फिल्टर मीडिया। उसके बाद वो आपको वेल लॉगर बताएगा किस जगह स्वीट वाटर है, वहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। स्वीट वाटर सबसे ज्यादा पानी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम है उसकी, जितनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इट मीन सॉल्ट ज्यादा है, उतना पानी तेजी से करंट पास कर जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक उसको लगाया जाता है, तो जितना टाइम कैलकुलेट करता है, कितने माइक्रो सेकेंड्स में वो कैलकुलेट करता है। जितना पानी की स्पीड, पानी के अंदर से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगी वो पानी मीठा होगा, जहां ज्यादा होगी वो पानी
से लाइन होगा। वो ये कैलकुलेट करके आपको बताता है कि इस डेप्थ से इस डेप्थ तक आपका पानी का क्वालिटी ठीक है। अब पानी की क्वालिटी पर वो वहां से पता चल जाता है जहां, अच्छा पानी की क्वालिटी तो सॉर्स पे भी डिपेंड करता है और इसके पोर्स के अंदर भी डिपेंड करता है। जितना पोर्स करीब करीब, जैसे डायग्राम पहले बताया था, जितने पोर्स करीब होंगे वहां उनको इलेक्ट्रिक करंट्स को पास करने में रेजिस्टेंस आ रही है, वहां आपकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीजें बहुत सारे फैक्टर से बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे। अब आपने फिल्टर, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका फिल्टर मीडिया 4 टुकड़ों में डालना है, ये 1 टुकड़े में डालना है, ये 2 टुकड़े में डालना है, जितना आपने डालना है वो आपने फिल्टर डिसाइड कर लिया। बाकी जितना आपका एरिया सारा ब्लाइंड होगा, सिर्फ वही ओपनिंग होगी जो एक्वाफर से आपने पानी लेना है, बाकी सारा आपका ब्लाइंड होगा। वो जितने फुट बाकी बचता है वो टोटली ब्लाइंड होगा। वो एक सिंगल डायमीटर ऑफ ट्यूब भी हो सकती है और बड़ा भी हो सकता है। जनरली अगर आपने पंपिंग 2 किस्म की होती है, सबमर्सिबल पंप लगाना है या आपने वेल टर्बाइन लगानी है। सबमर्सिबल पंप का डायमीटर, आउटर डायमीटर जो आपने नीचे ट्यूब के अंदर डालना है उसका निस्बतन कम साइज होता है, वो इसलिए कम साइज के ट्यूब में जा सकता है। वर्टिकल टर्बाइन पंप के फ्लैंज पाइप होते हैं, उनका डायमीटर फ्लैंज का पाइप से बड़ा होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा जरा बड़ा साइज चाहिए होता है। और जो उसके टर्बाइन का बॉल असेंबली होती है उसका डायमीटर भी बड़ा होता है, हमें उसका डायमीटर ज्यादा चाहते हैं। हाउसिंग पाइप, इसकी ऊपर वाली लेंथ को हाउसिंग पाइप वाटर टेबल से नीचे तक, हम वाटर टेबल के नीचे तक डाल देते हैं। ये है आपका वाटर टेबल, सब सॉइल वाटर 50 फुट तक आ गया। ये डायमीटर, आउटर डायमीटर ये लगा दिया जाता है, इट इज कॉल्ड हाउसिंग पाइप। हाउसिंग पाइप का मतलब एक ऐसा पाइप जो हाउस करता है, घर करता है, किस चीज का? पंप का। यू गॉट माय पॉइंट? ये पंप को घर करने के लिए यहां है, ठीक है। और बाकी ये सारा स्ट्रेटा ऐसा है, ये स्ट्रेटा ऐसा है जहां आपको पानी नहीं है। अब ये एक ब्रास का टुकड़ा आ गया, 35 से 50 60 फुट का ये ब्रास हमने डाल दिया, और उसके बाद 350 से 340 फुट का ये टुकड़ा डाल दिया। फिर अब ये दरमियान में 10 फुट का भी ब्लाइंड डाला गया। अब 10 फुट का ब्लाइंड, अगर ये वेल लॉगर पर सॉरी अगर हमने ये उस पर किया होता, रिग मशीन वाले पे करते, तो डेफिनेटली ये इतना बड़ा टुकड़ा कट्ठा रेत का डालना था। वो 10 फुट का टुकड़ा डिटेक्ट नहीं कर सकता रेत है कि मट्टी है, वो कहता कट्ठा डाल दो। आपको ये ट्यूबवेल ने सारी जिंदगी मट्टी की हमक देते रहना था, मट्टी आती रहती थी, पानी की टर्बिडिटी इसमें होती रहती है। ये सिर्फ 10 फुट का, सिर्फ टुकड़ा। अब अगर रिग वाले पर रहते तो ये रिग वाले ने ये कट्ठा टुकड़ा फिल्टर का डलवाना था। ये वेल लॉगिंग वाले इसने डिटेक्ट किया कि नहीं जी यहाँ आपको इसमें या फाइन रेत है या क्ले है, इसमें ब्लाइंड डालना पड़ेगा। अब ये 10 फुट से छोटा टुकड़ा डिटेक्ट उसने कर लिया, रिग वाला डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्ट्रिक वेल लॉगिंग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। You got my point? अच्छा, बाकी ये सारा अगर आपने सबमर्सिबल पंप लगाना है इसके अंदर, वो पंपिंग की बाद में आपको बता देता है कि पंप कौन सा बेहतर है। सबमर्सिबल पंप ज्यादा बेहतर है, वर्टिकल टर्बाइन, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगर आपने वेल टर्बाइन लगानी है, पानी का वाटर टेबल को 100 फुट तक है तो आपका टर्बाइन भी चल जाती है। अगर 100 फुट से ज्यादा गहरा होता जा रहा है, अगर वाटर टेबल यहाँ तक आता, इस जगह तक आता है लेट से, तो फिर आपको सबमर्सिबल पंप लगाना चाहिए। 200 फुट तक टर्बाइन नहीं चाहिए, क्योंकि टर्बाइन 100 फुट, 120 फुट, 120 फुट तक टर्बाइन, इससे क्योंकि फिर टर्बाइन इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर शाफ्ट चल रही होती है। मोटर ऊपर होती है और पंप नीचे होता है, तो ऊपर वाली मोटर प्राइम मूवर से नीचे एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए शाफ्ट होती है। शाफ्ट इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके बेरिंग्स होते हैं, उसको एनर्जी आपकी जाया होती है, और कोई रीजन नहीं है कि हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, एनर्जी एफिशिएंसी नहीं रहती। सबमर्सिबल पंप में मोटर पंप बिल्कुल एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं, वो जहां तक नीचे ले जाए आप नीचे ले जाकर आप उनको पानी निकाल सकते हैं। 100 फुट 120 फुट तक टर्बाइन लगा दी, इसके बाद जहां कहीं आपको पानी गहराई में निकलता है, ओनली गो फॉर सबमर्सिबल पंप। 1 क्यूसेक तक, 2 क्यूसेक तक, 4 क्यूसेक, जितने भी आप वो डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपने टर्बाइन डालनी है, फिर आपको ये हाउसिंग पाइप का साइज उसके आउटर डाया ऑफ टर्बाइन के मुताबिक डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और ये अगर आपने सबमर्सिबल पंप डालना है पहले डिसाइड कर लिया, फिर आपको ये ब्लाइंड पाइप और हाउसिंग पाइप सारा ब्लाइंड ही होगा, एक ही साइज का होगा, ऊपर तक आता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 3 जगहों पे हमने एक टिपिकल जगह पे फिल्टर डाला, ये 442 फुट तक फिल्टर गया, और ये हमने इसको ट्यूबवेल को मुकम्मल कर दिया। ब्लाइंड, हाउसिंग, फिल्टर या स्क्रीन, ये हमारा 400 फुट तक फिल्टर आ गया। अब इसके इर्द गिर्द अब आपका ये देखिए, ये आपका ट्यूबवेल यहां से डायमीटर बिट शुरू हुई थी, अप टू यहां तक आई थी। दिस इज द डायमीटर एनुलर स्पेस ऑफ अ ट्यूबवेल।
अब ये आपने इसके अंदर ये 15 इंच 18 इंच का हो गया, इससे ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली जब मट्टी घुल रही है तो मट्टी ने बिल्कुल एक परफेक्ट स्पेस तो नहीं दिया, इसके अंदर केसिंग नहीं डाली हुई हमने। केसिंग डालेंगे तो साइज सेम लेगा, केसिंग नहीं है तो ये डायमीटर 24 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमने ट्यूबवेल लोअरिंग कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस स्पेस को, इस एनुअल स्पेस को बिटवीन द आउटर साइड ऑफ अ ट्यूबवेल एंड द आउटर डाया ऑफ अ ट्यूबवेल जो स्क्रीन डाली हुई है, इसके दरमियान में हम श्राउडिंग मटेरियल फिल कर देते हैं। श्राउडिंग मटेरियल एक ऐसा कुदरती एक मटेरियल है, कुदरत ने पाकिस्तान में रखा हुआ है, लारोसपुर से लेकर अटक तक के क्वेरीज में पी ग्रेवल कहते हैं। ये पत्थर छोटे साइज का, छोटे मटर के दाने जितना होता है, मटर के दाने, ये माश के दाने, माश के बंद जो दाल का साइज है, मूंग की दाल, उसके बराबर का होता है, ये इसके अंदर डाला जाता है। ये क्रश स्टोन नहीं डाल सकते, क्रश स्टोन आपके फिल्टर को चीर देता है, इसलिए ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, एलिप्टिकल, एक्लिप्स टाइप का होता है। ये नीचे आराम से जाता जाता है, इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। और ये डाला क्यों जाता है? इस स्पेस को फिल कैसे करेंगे? रेत डालेंगे तो रेत निकलती रहेगी। ये एज अ छलनी, एज अ सीव, एज अ परवियस मटेरियल इसके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आपके ट्यूबवेल की लाइफ को बढ़ाता है और उसको बेहतरीन आपका सपोर्ट दे देता है, आपके फिल्टर को, साइडों को गिरने नहीं देता। ये साइड पे सारी रेत है ना, ये सारी यहाँ से इधर रेत 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 चल रही है, मट्टी चल रही है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता और इसको बेहतरीन परमिएबल जोन बना देता है। अब ग्रेवल पे इन पंजाब एक्वाफर मटेरियल कंप्राइजेस सैंड ऑफ वेरियस ग्रेड्स, जो हमारे ऊपर में रहता है, रेत आ गई, क्ले आ गई, सिल्ट आ गई, फाइन सैंड आ गई, मीडियम सैंड आ गई, या ग्रेवल आ जाएगा, कंकर्स आ जाते हैं। दिस सैंड फॉर्मेशन आज अनकंसोलिडेटेड, ये अनकंसोलिडेटेड पड़े हुए, जमे हुए नहीं है, पत्थर की तरह सख्त नहीं हुए, एंड हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस इन द सेंस मिक्स मुख्तलिफ साइज ऑफ सैंड साइज हैं। The screen opening slot size has to be selected as based on the dominant grain size. अब जो स्क्रीन का साइज है ये क्या होना चाहिए? स्क्रीन की ओपनिंग का साइज, स्लॉट साइज क्या होना चाहिए? इतना छोटा रखेंगे कि पानी की एंट्रेंस वेलोसिटी कम हो जाएगी, बहुत छोटा रखेंगे पानी की एंट्रेंस वेलोसिटी कम हो जाएगी, आपको एक्वाफर ज्यादा चाहिए होगा। इतना बड़ा रखेंगे आपकी रेत ही फाइन पार्टिकल आते रहेंगे। जहां आपने फिल्टर डालना है उसका आपने सीव एनालिसिस करना है, रेत इकट्ठी कर उसका सीव एनालिसिस करना है। सीव एनालिसिस करने के बाद देखने का डोमिनेंट साइज क्या है, सबसे ज्यादा रेत का 40% रिटेन क्या है, 60% आपकी पासिंग कौन से, 60% पासिंग वाले साइज पर आपने उसका डिसाइड करना है कि स्लॉट साइज क्या होना चाहिए, ताकि जब डेवलपमेंट करेंगे तो वो पार्टिकल निकल जाएंगे और बाकी आपकी रेत उसमें से नहीं आएगी। ठीक है। अब स्कार्प वापडा वालों ने ये पंजाब के इलाकों के लिए रेत की डिसाइड करके रख दिया। अब है क्या कि अगर मैं ट्यूबवेल ड्रिल करता हूं और उसके रेत निकालता हूं, रेत निकालने के बाद उसका सीव एनालिसिस कर, रेत गीली होगी उसको खुश्क करता हूं, खुश्क करने के बाद उसका सीव एनालिसिस करता हूं, सीव एनालिसिस करने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि स्लॉट ओपनिंग क्या होनी चाहिए। स्लॉट ओपनिंग के बाद मैं मटेरियल बाजार में बनने के लिए दूंगा, बनने के बाद वो बनकर आएगी तो मैं फिल्टर डालूंगा। पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली तो ऐसा ही है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्कार्प ने इतने हजारों के साथ से ट्यूबवेल लगाने के बाद इस इलाके के लिए ग्रेन साइज कैलकुलेट कर दिया कि जनाब ये ग्रेन साइज ज्यादा है, डोमिनेंट है, ये ग्रेन साइज आपने निकाल लेने हैं, उससे छोटे साइज की छलनी लगा दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। 1/32 इंच है आपका पंजाब से, गुजरात से, दरिया चिनाब से इस तरफ अप टू रहीम यार में 1/32 इंच स्लॉट साइज, 1/32 इंच का स्कार्प पोलन डिसाइड करके दे दिया। अब स्टैंडर्ड बाजार में 99% आपको जितने मिल रहे हैं स्क्रीन 1/32 इंच की। पिंडी पोठवार के इलाके में या कि ऐसी जगह जहां आपके कंकर्स के अंदर से पानी लेना है, वहां आपको 1/16 का भी चल जाता है, 1/8 का भी चल जाता है आपका साइज। यू गॉट माय पॉइंट कि ये स्कार्प पोलन हमें डिसाइड करके दे दिया। The screen opening slot has to be selected based on the dominating grain size of the sand. There is possibility that some fine material continuously pass through the well screen and come in the pumped water. अब अगर हम बड़े साइज की ओपनिंग कर देंगे तो जो बारीक उससे उस छलनी से बारीक रेत का पार्टिकल तो आता रहेगा, वो तो रुक ही नहीं, रुकेगा भी नहीं, किसी सूरत नहीं रुक सकता। ठीक है। Accordingly, a layer of gravel is provided around the well screen to provide that strength against the collapse pressure and to stop the fine particles from entering into the well screen. इसके दो पर्पज हैं, फाइन पार्टिकल्स को रोकना और स्क्रीन को स्ट्रेंथन करना, और जो बाहर का स्ट्रेट है उसको कोलैप्स करने से रोकना।
अगर वो कोलैप्स करके 18 इंच का 24 इंच का आपकी स्क्रीन 8 इंच के बाकी 5-5 इंच का जो 10 इंच का गैप रह गया वो इर्द गिर्द की रेत उसको कोलैप्स करके आ जाएगी, वो कभी रेत रोक ही नहीं सकती। ये श्रॉडिंग पैक होगी, वो गिरेगी नहीं। पानी उसके अंदर से क्योंकि पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मैंने बताया ना माश के दाने के बराबर उसका साइज होता है, बाजरा माश इस साइज की देखिए आपने ग्रेवल, ये आपने उसमें डाल देंगे। इसके एडवांटेज क्या है, क्रिएट मोर परमेबल जोन अराउंड द वेल, increase the hydraulic efficiency of tube well, keeping in view the experience that scarp tube well. Peak gravel from attack quarries is generally selected around and keeping in view the grain size of dominant sand particle in Punjab, slot size of 1/32 inch is generally adopted. Theoretically, आपने अगर कहीं देखना हो तो इसके लिए वही करना पड़ेगा, रेत आ रही है, खुश्क करें लेबोरेटरी में, उसका सीव एनालिसिस करें, उसका डोमिनेंट साइज के सीव इसकी कर्व बनाइए, परसेंट रिटेंशन 60% आपके रिटेंशन होना चाहिए, 40% हम उसके रिटेन बाहर जो ड्रॉप है वो निकाल देंगे अगर आपने ये नहीं डालना तो 1/32 साइज जो है इसका स्लॉट साइज ये आपका बेहतरीन सफिशिएंट है। बस अब खत्म होने वाला है। ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन, लोअरिंग ऑफ वेल असेंबली, वर्टिकलिटी आपने चेक कर लेनी है, वेल्डिंग इसकी प्रॉपर्ली जो बेवल्ड एज होने चाहिए, सही टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए कि इस तरह गैप नहीं वेल्ड होना चाहिए, वेल्ड प्रॉपर होना चाहिए। स्क्रीन उसके साथ आपने वर्टिकलिटी के लिए सेंट्रलाइजर लगे होते हैं, टेढ़ा होगा तो आपकी सबमर्सिबल पंप नहीं अंदर जा सकेगा, जितना डेप्थ में जाता जाएगा वर्टिकलिटी और एक्यूरेट चेक करनी चाहिए। वर्टिकलिटी चेक करने के लिए आपका जो रिग मशीन की बूम होती है उसका प्लेटफॉर्म होता है, एक हर वक्त आपका वाटर लेवल उसके ऊपर रखा होना चाहिए क्योंकि उसकी फाउंडेशन बाहर है, जमीन नरम हो जाती है तो वो मशीन टिल्ट कर जाएगी तो आपका बोर यूं टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। टिल्ट का मतलब ये है कि अगर 100 फुट के अंदर 1 इंच 2 इंच का टिल्ट कर गया, जो नजर तो आपको नहीं आएगा, लेवल ही बता सकेगा, तो अगर 600 फुट का आपने बोर किया तो 6 इंच नीचे जाकर टेढ़ा हो गया, आपका हाउसिंग पाइप यूं टेढ़ा हो गया, लेकिन आपका सबमर्सिबल पंप नीचे नहीं जाके रुक जाएगा। आपको वर्टिकलिटी, आपको सेंट्रलाइजर सरियों का बने होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, इसको उर्दू में छिक्का टाइप का कहते हैं, छिक्कू कहते हैं, वो लग जाते हैं इसके इर्द गिर्द ताकि उसकी वर्टिकलिटी उसके साथ नीचे सीधा जाएगा। वर्टिकल नहीं होगा तो आपका ट्यूबवेल नहीं कन्वर्ट होगा, पानी उसमें होगा लेकिन आपका पंप नीचे नहीं जा सकेगा। वर्टिकलिटी एंड स्ट्रेटनेस ऑफ द वेल शुड बी इंश्योर्ड, ग्रेवल पैक इसमें डालनी चाहिए। अब आता है डेवलपमेंट, अब आपने ट्यूबवेल लोअरिंग कर दी, सारे काम कर दिए, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पंप डालेंगे। इसकी डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले तो उसका मड्डी वाटर निकलेगा, जो उसके अंदर में ट्यूबवेल ड्रिल करते हैं, चाहे डायरेक्ट होती है रिवर्स होती है, वो पानी गया वो निकलेगा। उसके बाद पानी फाइन पार्टिकल जो पंप कर रहे हैं, फाइन पार्टिकल जो उसके ग्रेवल के अंदर भी फाइन पार्टिकल्स था और इर्द गिर्द के स्ट्रेटा के अंदर फाइन पार्टिकल्स था, उस स्क्रीन की स्लॉट ओपनिंग से जो छोटा पार्टिकल है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपने स्टार्ट कहां से करनी है, जितने का आपका कैपेसिटी ऑफ ट्यूबवेल है उसके क्वार्टर से स्टार्ट करनी है, ग्रेजुअली आपने इंक्रीज करनी है। आपका 1 क्यूसेक का ट्यूबवेल है तो 0.25 क्यूसेक से आप उसकी डिस्चार्ज सिलेक्ट करें, फिर आप थोड़ी देर के बाद उसके पार्टिकल निकल जाएंगे, फिर आप उसका साफ होना शुरू हो जाए, फिर आप 0.5 कैपेसिटी का ट्यूबवेल पे ले आ जाइए, फिर वो साफ हो गया, फिर आप 0.75 पर आ जाइए, फिर आप 1 क्यूसेक कैपेसिटी पर आ जाइए कि आपकी जितनी कैपेसिटी का डिस्चार्ज है। जनरली थ्योरी कहते हैं 1.5 तक आना चाहिए, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 1.25 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलो 1.5 भी मान लिया जाए, 1.25 2.5 तक कर दिया, मैक्सिमम उसके इर्द गिर्द जो कोन ऑफ डिप्रेशन बनती है कंटिन्यूस डेवलपमेंट के बाद जितनी फाइन पार्टिकल वहां से वॉश हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका पानी मिलेगा आपको क्लीन सैंड फ्री पानी मिलता रहेगा। दिस इज योर ट्यूबवेल। ठीक है जनाब, तमत बिल खैर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं, अब पहले तो हाउस से जी, पहले हाउस से पहले आप क्वेश्चन जी जी आप पूछिए। जी मेरे को तकरीबन तो मेरा ख्याल अपनी लाइफ में 50-60 लगता है जी। और इसमें लास्ट में लगवाया जीवार 1 में लगवाया, उसकी हम जो बड़ी की थी 850 जी। ठीक है, जब वहाँ पे इसका जो था कि 130 फीट जो था वाटर टेबल था इसका। ठीक है। ठीक है, अच्छा इसमें क्योंकि उस्तादों की वजह से सीख के इंसान जी, हर इंसान दूसरे सीख रहा है। इसमें हमें सर बेल प्लग का जिक्र नहीं। जी ठीक है मेरा पहले बता दीजिए। जी। बेल प्लग एक ऐसा
प्लग है, ब्लाइंड पाइप है, जो फिल्टर से नीचे, जो इन सामने टोबा टैंक्सिंग की मिसाल देती है, उस फिल्टर से नीचे जितना है दैट इज कॉल्ड बेल प्लग। उसके अंदर आपका कोई फाइन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो हमारे फिल्टर के अंदर से आ गया है, और जो पानी स्टेगनेंट है, नहीं पंप हो रहा, उसके अंदर वो सैंड पार्टिकल नीचे इकट्ठा होता है, गिरता रहता है इसके अंदर। और उसका कोई पर्पस नहीं है कि अगर कोई चीज है गिर गई, उसके अंदर सैंड पार्टिकल कोई कहीं से सुराख हो गया, वो उसके अंदर आकर रेत आके गिरती रहती है। नॉर्मली हम इसको कहते हैं 2 से 4 फुट तक रखना चाहिए, लेकिन टोबा टैंक्सिंग के इलाके में इन्होंने 200 फुट 250 फुट तक कर दिया, तो इट इज ऑल्सो बेल प्लग। वो ट्यूबवेल नहीं है, इट्स अ बेल प्लग। ट्यूबवेल 35 फुट का ही है इनका, वो हम तो रखते हैं 4 फुट 5 फुट 6 फुट, सिर्फ ये आपका कोई सैंड का पार्टिकल उसके अंदर। इसमें एक जो ये जो आपने हाउसिंग का बताया है, हाउसिंग का इसका प्रोपोर्शनेज है, इसका ब्लाइंड पाइप का स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्डाइज हो चुका है, जिस तरह आपने फरमाया कि कर दिया हुआ है। अब 15 इंच हाउसिंग है, ठीक है और आगे आगे 10 इंच आगे, जी, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन भी 10 इंच का, आगे। जी ठीक है। अच्छा आगे 12 इंच है, उसका 8 इंच आगे, मैं पर करता था, फिर 6 इंच आगे, इस तरह के डिपेंड करता है। अच्छा अब ये जो चीज़ है ना सर, इस टेबल को मैंने, क्योंकि ये जितनी बार मैंने पूरी पूरी रातें जाके उसको एक एक चीज को करवाया, इसलिए मैं आपसे ये सबमिशन कर रहा था। ये रिड्यूसर जो है, जी, इसको हमने किस तरह वेल्ड करना, रिड्यूसर किस तरह वेल्ड करना है, इसके 2 तरीकेकार हैं रिड्यूसर के लिए। अगर तो आपका सबमर्सिबल पंप है, फिर देयर इज नो नीड ऑफ रिड्यूसर, बिल्कुल ठीक है, क्या आपने वही ट्यूब सीधी एक ही डायमीटर के ऊपर तक लेकर आनी है। वो नहीं हमारा। अच्छा, आपने वर्टिकल टरबाइन पंप लगाया, वर्टिकल टरबाइन पंप लगाया, ऊपर हाउसिंग पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा, नीचे के ब्लाइंड पाइप का डायमीटर कम होगा। अब इसका रिड्यूसर 2 किस्म के हैं। एक रिड्यूसर है जिसको हम कहते हैं फ्लैट रिड्यूसर, ऑरिफस कहलाता है, और एक कहलाता है रिड्यूसर प्रॉपर कोनिकल शेप का, इस शेप का होता है, ठीक है। अब कोनिकल का शेप है, आप एक ऊपर एक 15 इंच का ले लें, प्लेट ले लीजिए, 15 इंच डायमीटर की प्लेट ले लें, वो आपका प्लेट, और उसके अंदर आप सुराख कर लें, नीचे ब्लाइंड पाइप का आपका 8 इंच का डायमीटर का है ब्लाइंड पाइप, उसके अंदर सुराख कर लें। ऊपर का ट्यूबवेल का आपका हाउसिंग पाइप उस 15 इंच की उसके साथ तो हो जाएगी वेल्ड, और नीचे सुराख के साथ आपका हो जाएगा 12 इंच का या 8 इंच का छोटे साइज का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑरिफस रिड्यूसर, ठीक है। ऑरिफस रिड्यूसर का, और एक एक कोनिकल रिड्यूसर जो आपने ये डायग्राम बनाई है, कोनिकल रिड्यूसर 12 से 15 या 12 से 8 तक का वो इसे कोनिकल रिड्यूसर था, ये इसको वेल्ड कर दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने साइज वेरी करना, अगर साइज वेरी नहीं करे तो आपका स्टील फंस। अच्छा इसमें जो ब्लाइंड पाइप है हमारा, जी ऊपर से ये आप यहाँ डालते हैं, ये ब्लाइंड पाइप, जी पहले ब्लाइंड पाइप हम लोग, अब ये जो चीज है, ये जी दिस इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके साथ अब ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर आपने पढ़ा था, यूनिटी से पढ़ा, मैंने मास्टर भी किया था। अब ये है ये चीजें जो आपने पढ़ाई है, ये तो मुझे आज रिव्यू हो गया सारा जी जी प्रैक्टिकली, ना वो ठेकेदार टाइम देता है ना हम लोग ऊपर जाते हैं। जी बिल्कुल, ये जो है, ये जो चीज है, ये अब मैंने रातों को जाके इसका क्या करता हूँ, इसकी वेल्डिंग प्रॉब्लम, ठीक है, वेल्डिंग सही नहीं होती, अगर आपकी वेल्डिंग सही नहीं होती प्रॉपरली, तो ये आपको पता ही क्या इसका डैमेज होता है। हम लोग फिर इसको, मैं इसको करता था इसके ना 3 बटा, लोग ये क्या करते थे कॉन्ट्रैक्टर, ये ना इसके 4 साइड पे ना वो लगा दी, वेल्ड कर दी। नहीं जो थ्रो प्रॉपर वेल्ड होता है इसका, नहीं वेल्ड ये पूरा हो गया, जी वेल्ड पूरा हो गया, ये वेल्ड पूरा हो गया, जी ठीक है, स्पाइट ऑफ दैट कि वो करते थे एक इधर टिक्की से लगा दी इतने से ऊपर, अच्छा ठीक है, हाँ जी, एक ठीक है, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, 3 इंच। मैंने कहा नहीं, आप इस तरह करो, आधी 3/8 इंच ऊपर का सरिया, ठीक है, और इसको ओवरलैप करो। ये जो हमारा ये है ना सर, ये इसको ओवरलैप करो, और ये जो है ना, ये बस क्या के 3/8 का यूज होगा, और 9 इंच इसकी लेंथ होगी, और ये आधा इधर जाएगा आधा इधर, और इसको वेल्ड करो। जी ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर बहुत अच्छा बताया, अगर ऐसा कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली जो रिग वाले होते हैं ना, वो नहीं, रिग वाले एक्सपर्ट हैं इसमें, उनको कहने की जरूरत ही नहीं पेश आती, ये बहुत एक्सपर्ट है। वो सर नहीं करते, हमारे हमने तो कभी, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई कोताही की हो। आपने जरा करना होता है, रिग वाले के करना, ठेकेदार को तो पता ही नहीं कि ये ऐसी चीज है कि जो रिग वाला खुद करता है। मैं करता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका वेल्ड कर देंगे, ठीक है ना, वेल्ड कर दिया, उसके बाद जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि इतने इतने लेकर चट्टी से वो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर,
मेरे को 50 लगाया। मैंने नहीं आज तक देखा कि किसी बंदे ने उसको ये इनिशिएट मैं किया। जी बहुत अच्छा किया, ये प्रिकॉशन मेजर्स है, आपने बिल्कुल ठीक किया। और इसको बरल और उसको एक और भी बात है कि उसको हमें डैमेज भी नहीं होने दिया ड्यूरिंग जब आप थोड़ा बहुत करें और तो question जी है। उसके अब आगे अगला क्वेश्चन। ये जरा बताने चले क्वेश्चन तो बड़े कम है। ये आपने ये जो है ना ये एक एक क्वेश्चन करते हैं। जी श्राउडिंग, ये ठीक है श्राउडिंग। क्वेश्चन है क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हाँ। फिर करवाया भी हुआ है। ये श्राउडिंग हमने की करवाई है तो मैंने एक ये वासा की प्रैक्टिस थी हमारे CNW में, हमारा सभी है 2 इंच डायमीटर का PVC पाइप लेके। जी ठीक है वो जी ठीक है ठीक है ठीक ये है पूरी की पूरी जो है सर जी ये यहाँ बच गया ये आपका जी ठीक है finish हो गया। जी ठीक है मैंने ये 2 इंच ये जनरल स्कॉलर लगा हुआ है। ओके, और ओके। ये हर एक पूरे में रखते हैं, का ठीक है। इसके साथ ये प्रैक्टिस मैं आपकी बात समझ गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी समझ गया मैं तो। जी जानना श्राउडिंग की बात है। जी जी अब इसका मकसद आपको तो पता है कि ये हम क्यों रखते हैं, हम्म। वो बता दे, मुझे भी पता है, इनको बता दे। हमने प्रोजेक्ट में मैंने तकरीबन 150 ट्यूबवेल एक जगह लगाए हैं बहावलनगर के इलाके में, और गुजरांवाला गुजरात सियालकोट नारोवाल के इलाके में कोई 150-200 के करीब ट्यूबवेल लगा चुका अपने सर्विस में। जहाँ शैलो ट्यूबवेल है वहां ये इफेक्टिव है, जहां डीप ट्यूबवेल है वहां इसकी यूजलेस है। अब इसलिए कि 800 फुट का आपने बोर किया, ये बेसिकली श्राउडिंग मटेरियल को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए है, फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ श्राउडिंग मटेरियल। अगर आपके जब डेवलपमेंट करते हैं तो रेत जब आपकी साइडों से बाहर निकल आए तो वो जो श्राउडिंग मटेरियल नीचे बैठता है गिरता है साइडों को कवर करने के लिए उसको रिप्लेनिश करना है। अब 800 फुट के अंदर के ट्यूबवेल के अंदर ये 2 फुट 3 फुट 4 फुट 7 फुट 10 फुट तक जाता है, इससे ज्यादा गहरा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि जब 35 फुट का ट्यूबवेल लगेगा अगर उसके अंदर 5-6 फुट नीचे चला गया तो वो आपका गड़बड़ हो गई, वो आपको श्राउडिंग रिप्लेनिशमेंट करनी है। जबकि डीप ट्यूबवेल के अंदर इसकी कतन कोई जरूरत नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं। अगर ये 2 फुट 3 फुट 10 फुट 20 फुट भी अगर लाहौर के 800 फुट में चला जाता है तो फिल्टर तो है मेरा 600 फुट से नीचे जाकर शुरू हो रहा है, ऊपर का कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो ये कहता है कि इसकी कतन डीप ट्यूबवेल में जरूरत नहीं है। जहां शैलो ट्यूबवेल लगाएंगे वहां ये श्राउडिंग पैक को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां ये 2 इंच का पाइप लाजमी रखना चाहिए, वहां से आप रिप्लेनिश कर दें। अदरवाइज डीप ट्यूबवेल के लिए ना लगाएं, कतन कोई जरूरत नहीं है, इट्स यूजलेस। ये एक भेड़चाल बनी हुई है कि जनाब की क्योंकि एक्चुअली होता है पहले 150-200 फुट होता है आपका ब्लाइंड पाइप, उधर से तो पानी में ये डायरेक्टर वासर थे, अगर थोड़ा सेटल भी हो जाए ना तो डीप ट्यूबवेल में फर्क नहीं पड़ता, शैलो ट्यूबवेल में फर्क पड़ता है जनाब। ये डिस्कशन महमूद साहब से पूछ लो। जी उधर से ले महमूद साहब से पूछते हैं। महमूद साहब आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। अनम्यूट करें तो क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन ले लें सबसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक अगर हमारा एक टूल इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी किसी साइट पे, तो उससे दूसरा जो हम टरबाइन लगाना चाहते हैं उसका डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि कितने डिस्टेंस पे हम दूसरा ट्यूबवेल इंस्टॉल कर सकते हैं? इसका एक है थ्योरेटिकल तरीका जो बुक्स पढ़ाती हैं और एक है इसका थंब रूल। इसका जो बेसिक तरीका जो थ्योरी बताती है वो है कि प्रिज्मेट्रिक आपको वेल ड्रिल करने हैं उसके किसी एक लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि कोन ऑफ डिप्रेशन सर्कुलर है, चारों तरफ से बराबर है, किसी एक साइड के ऊपर आप प्रिज्मेट्रिक के लिए छोटे ट्यूबवेल लगाएं। आपको ओरिजिनल ट्यूबवेल जितनी डेप्थ पे लगा हुआ है, ठीक है, उसके वाटर टेबल से आपने गहरा ट्यूबवेल साइड पे ड्रिल करते जाएं और ड्रिल करते हैं और ड्रिल करते हैं। उसके अंदर आप देखें पिज़ोमीटर डाल के कि पानी की गहराई कितनी है। आपको जो असल ट्यूबवेल अगर उसके अंदर पानी की वाटर टेबल की गहराई इस वक्त है 80 फुट, उसके अगर कोई 100 फुट के फासले पे एक और ट्यूबवेल ड्रिल करेंगे उसके अंदर आ जाएगा आपका 70 फुट या 60 फुट पानी और ऊपर राइज कर जाएगा, ठीक है। उसके साथ और ऊपर ये प्रिज्मेटिक आपका कोन ऑफ डिप्रेशन की डायग्राम बन जाएगी, जहां वो बिल्कुल आपका वाटर टेबल के स्टेगनेंट बराबर तक आ जाएगा, उससे हटकर लगाएंगे आप ट्यूबवेल। ये है थ्योरेटिकल तरीका। प्रैक्टिकली जो थंब रूल है वो ये है कि 500 फुट से कम का किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए ट्यूबवेल, अदर कोन ऑफ डिप्रेशन आ जाता है, ये आपका मर्ज हो जाती है। ये है डीप ट्यूबवेल के लिए। जो आपके शैलो ट्यूबवेल है, बैटरी ट्यूबवेल नहर के साथ साथ लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी वहीं से ही रिस्सा हुआ पानी सीप किया हुआ पानी नीचे से कलेक्ट करना होता है, वो 200 फुट 250 फुट के फासले पर लगा ले, वो आपका चल के उनका डिस्चार्ज कम होता है और उस पर रिप्लेनिशमेंट नहर से फौरी तौर पर हो रही होती है, वो कंटिन्यूस हो रही होती है, ठीक है। ये थंब रूल है। प्रैक्टिकली भी आपको थियोरेटिकल का बता दें कि क्या तरीका करें। दैट इज का प्रिज्मेट्रिक वेल, वो छोटे साइज के आपको वेल ड्रिल करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको वाटर टेबल आपका एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। और सर सेकंड जी 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 सेकंड सर, अगर हमारा जो हम जिधर हम ट्यूबवेल हम 200-300
कलीम साहब आप बताइएगा, एक ही क्वेश्चन अपना माइक अनम्यूट करें कलीम साहब। नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई है क्वेश्चन तो बताएं। और किसी का है? नहीं है, ये नहीं है। किसी का तो फिर उन्हीं का कर दें एक बात सर। लेकिन वो पहले नहीं है। इनका कर दो। मेमो साहब, मेमो साहब करें आप। मेमो साहब म्यूट सर अभी आवाज आ रही है? ये आ रही है। अच्छा सर, जिधर हम ट्यूबवेल इंस्टॉल कर रहे हैं सर, नीचे हमें हार्ड स्टेटा नहीं आता, तब हम कैसे उसको वो पाइप्स को हम वो किधर हम उसको रखेंगे? देखें हार्ड पाइप हार्ड स्टेटअप पर नहीं होता। ये देखिए कि जो भी पाइल भी हम लगाते हैं तो स्किन फ्रिक्शन के तहत ये खड़ा होता है, कहीं जाकर अपना स्किन फ्रिक्शन से लोड ट्रांसफर कर रहा होता है, नीचे जाकर उसमें टिकना नहीं होता। ये जब हम ड्रिल करते हैं तो बाकी तो नीचे आपका स्मूथ सरफेस पड़ी हुई है, ये आपका जो ट्यूबवेल और शॉर्डिंग मटेरियल बाहर वाले स्टेटस से आता है, स्किन फ्रिक्शन के तहत होता है। ये वर्टिकली लोड नीचे जमीन के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर रहा होता, ये फ्रिक्शन के तहत खड़ा होता है ट्यूबवेल। कोई लाजमी नहीं कि हम नीचे 1000 फुट तक भी जाएं तो नीचे तो हार्ड स्टेटअप कभी भी नहीं आएगा। ऊपर वाला क्रस्ट तो 2, 3, 4, 5,000 फुट तक डेफिनेटली आपका सॉफ्ट स्टेटअप चल रहा है। ये स्किन फ्रिक्शन पे ट्यूबवेल खड़ा होता है, लोड बेरिंग नहीं है ये, ठीक होगा। अगर ऐसा होता तो फाइबर ग्लास या पीवीसी के फिल्टर ये बल्ज हो जाते, ऊपर से फिस जाते, वजन अगर इनका नीचे ट्रांसफर करते तो ये स्किन फ्रिक्शन के तहत अपना लोड ट्रांसफर साइडों पे कर रहे होते हैं। ठीक है सर आप लास्ट क्वेश्चन तो फिर close करो। वो फिर बस इसका जो मटेरियल ये जो मटेरियल जी, है मटेरियल। बेड का, किसका? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डालते हैं जी, जी, उसको जी। बेड का डालते हैं, बेड कंपनी है। अच्छा जी, ठीक है, फाइबर ग्लास की। फाइबर ग्लास जी ठीक है, जी ठीक है। आप अच्छा सर, जो सबमर्सिबल पंप लास्ट क्वेश्चन उस पे जो कंपनियां डिजाइन करती हैं वो करती हैं जो फर्स्ट सरफेस पर वाटर है वहां पे उसको रख देती हैं कि जी उसका हेड जो है मतलब म्यूजिक का वो 100 फुट पे फर्स्ट पानी आता है, वो वहां से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यह ठीक है? नहीं, उसमें ड्रॉडाउन का कैलकुलेट करके उसमें रखना पड़ता है। जब तक ड्रॉडाउन उसमें ऐड नहीं करेंगे तो पानी एक हल्का सा पानी उठाएगा, उसके बाद तो खुश्क हो जाएगा वो। उसके रीजन ये करते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे लेके जाते हैं रेट जारी बात है उसका नहीं, सिर्फ पंप का रेट वही रहता है, सिर्फ उसका कॉलम पाइप का कंपटीशन की वजह से वो आके ना अपना हेड वो इस तरह डैप वाला नहीं जब मैल प्रैक्टिस है ये गलत तरीका है। देखिए हमने पहले डिसाइड किया कि इसका देखिए एक वाटर टेबल आपका 110 फुट पर है, 120 फुट पर, कोई भी आप डिसाइड कर लिया जाए। उसके बाद इसका ड्रॉडाउन 10 से 15 फुट डेफिनेटली ड्रॉडाउन होता है, ठीक है। उसका सीजनल वेरिएशन ड्राउट आ जाता है 5-10 फुट और नीचे। हम इसका 110 फुट अगर 120 फुट का है तो 20-30 फुट इसको पानी सबमर्ज रहना चाहिए, मिनिमम इतना रहना। इससे जितना ज्यादा सबमर्ज रहेगा उतना आपके लिए बेहतर है। मिनिमम है, ये मिनिमम है। ये मेल प्रैक्टिसेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।